वहाँ पुर्तगालियों ने कैसे कैसे अत्याचार किए, हम इसकी कहानी जानना चाहते हैं। सिर्फ पीठ पे कोड़े नहीं मारे जाते थे, जो चुटियां रखते थे ट्राइबल्स, उन चुटियाओं को उनके पैर के अंगूठे के साथ बांधा जाता था, और जब वो वैसे बैठे होते थे मुर्गा बन के, तब उनकी पीठ पे कोड़े मारे जाते थे। या क्या वहाँ पर इस तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था तब जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ पूरे हर देश में मुहिम हो रही थी? शायद इसलिए कि वहाँ के जो 80% पॉपुलेशन थी वो वर्लियों की और ट्राइबल लोगों की थी, और उनका मनोबल 173 साल की गुलामी के बाद पूरी तरह से टूट चुका था। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हो रहा था? भारत सरकार क्या कर रही थी? पोस्ट इंडिपेंडेंस सरदार पटेल के जाने के बाद कोई ऐसी आवाज नहीं थी जो उठ के ये कहती कि नहीं, इस इलाके को हमको आजाद कराना ही है। पूरी कहानी, इसकी पूरी प्रोसेस हम जानना चाहते हैं। हथियार कैसे आए, हथियार आने के बाद से हमला कैसे हुआ, हमले के बाद जो उसकी परिणति होती है जब एक सफेद झंडा आया है, वहां तक हमें पूरा ले चलिए। और सुधीर फड़के जी जो कि संगीतकार थे, उन्होंने 1-2 गाने लता जी के साथ रिकॉर्ड किए हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आखिरी कोशिश करते हैं, लता जी से पूछ के देखते हैं। तो ये लता जी के घर गए और लता जी को अपनी पूरी स्कीम बताई। बाबा साहब ने मुझे बताया कि जब हम वहाँ बैठे थे तो उस समय लता मंगेशकर जी के चेहरे पे कोई किसी प्रकार का भाव नहीं था, पर हमने जब ये सोचा कि आज यहाँ कुछ होने वाला नहीं है और हम उठने लगे, तो लता जी के आंख से आंसू बहते हुए हमने देखे। तो उन्होंने आखिर में उठते उठते कहा कि मैं आपकी मदद करूंगी, और इसलिए करूंगी कि आपकी मदद करना मेरे मंगेश की सेवा करने जैसा है। और मैं बड़ा अचंभित था आपकी किताब से पढ़ के कि पीआर के पोस्टर्स का पैसा नहीं था तो चूने और दीवार पे लिख करके आए थे। सड़कों पे लिखा गया, सड़कों पे लिखा हर लाल बत्ती पे जहां भी गाड़ी रुकती थी वहां रोड पे लिखा गया, कितने तारीख को फंक्शन है, मोहम्मद रफी और लता जी आ रहे हैं, आइए आप आइए। तो वो एक दिन के लिए प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस एक दिन के लिए उनका और नेहरू जी का प्रोटोकॉल बराबर था। नेहरू जी थे भारत के प्रधानमंत्री और बादलानी जी थे फ्री स्टेट ऑफ दादरा नगर हवेली के प्रधानमंत्री। उस पूरी प्रोसेस को हम जानना चाहते हैं कि कैसे बैंक लूटी गई है, ट्रेजरी से पैसा लिया गया है, गार्ड की हत्या हो गई है। उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ बच्चे बुलाए गए हैं जो सतारा के, पुणे के, नासिक के हॉस्टल से आए हैं, जिन्हें सिर्फ कनस्तर बजाने के लिए बुलाया गया है कि गोया कोई शोर होगा और उस शोर से। वो मेरी कहानी आप ना चुरा लीजिए। जी नहीं, सर मेरा अधिकार है इस किताब के बारे में, और कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। सर कौवा कितना ही मोती चुगले, हंस नहीं हो सकता। जाड़ा सबसे माकूल मौसम होता है किताबें पढ़ने का। क्यों? कुछ नहीं करना है, या तो एक गिलास गर्म दूध या पानी या चाय लेकर के बैठ जाइए हीटर के सामने और आराम से कंबल ओढ़ते हुए किताबें पढ़ते जाइए, पन्ने निपटाते जाइए। आप थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हो पाएंगे, किताबें पढ़ ली गई और कुछ ज्ञानवर्धन तो होगा ही। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पराउपदेश कुशल बहुतोरे का विरोधी हूँ, इसलिए खुद भी पढ़ कर आया हूँ बीती रात। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। आप किताबवाला देखना शुरू कर चुके हैं। किताबवाला में आज की किताब है नीलेश कुलकर्णी जी की अपराइजिंग द लिबरेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। अक्सर हमारी ये शिकायत रहती है कि हमें स्कूल की किताबों में ये नहीं पढ़ाया गया, वो नहीं पढ़ाया गया। तो अब जब किताब मौजूद है तो उसे पढ़ लिया जाना चाहिए। दादरा और नगर हवेली 1954 में आज़ाद हुआ, और ये भारत सरकार की मदद से नहीं हुआ, इसमें कोई भी नॉन वायलेंट स्ट्रगल नहीं था। ये कुछ लड़ाकों ने, जिनकी संख्या 20 से 25 तक अलग अलग 7-8 अकाउंट्स में बताई जाती है, उनके परिश्रम से आज़ाद हुआ एक इलाका है जिस पर पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगाली सबसे पहले हिंदुस्तान में आए थे वास्को ड गामा के रास्ते। वो अलग बात की कालीकट से आए, उनको वहाँ घास नहीं मिली ज़्यादा, फिर वो गोवा होते हुए और बाकी इलाकों तक पहुँचे। तो इस किताब में अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से इन सब की बात की गई है। एक दिन के प्रधानमंत्री बने एक IAS ऑफिसर की भी बात है जिनकी 7 साल तक पेंशन रोक दी गई थी। इन सब किस्सों से हम जाएंगे और हमारे साथ नीलेश कुलकर्णी जी हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बिल्कुल स्टार्टिंग से एकदम फ्लो में हम लोग इस बातचीत को रखने की कोशिश करते हैं। 1783 का जून महीना जी, जब पुर्तगालियों के शासन में पुर्तगालियों का कब्जा हुआ दादरा और नगर हवेली पर। मैं उस सवाल पर नहीं जाऊंगा कि दादरा और नगर हवेली कहाँ है, क्योंकि उसका एक तो मैप यहाँ मौजूद होगा और हमारे दर्शक इतनी मेहनत अपने स्तर पर करें कि भारत का कौन सा इलाका कहाँ पर है ये उनकी जानकारी में होना ही चाहिए। मैं जून 1783 के उस दौर तक जाना चाहता हूँ। कैसा एक युद्धपोत जो था, जो मराठा शासन ने तोड़ दिया था और उसकी फिर बाद में जो डुबो दिया गया था युद्धपोत, और उस बाद में उसकी कीमत मांगी गई और मुआवजे के तौर पर कुछ गांव दिए गए कि साहब आप यहाँ से वसूल कर लीजिए। और उसके बाद लेकिन उनकी नीयत में खोट था, और कैसे वो शासन 171 सालों तक रहा। तो हम पहले कब्जे की कहानी पर जाना चाहते हैं। दरअसल दादरा नगर हवेली का इतिहास ये है कि यहाँ पर जोधपुर से आए एक
रामनगर करके उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। जोधपुर से राजा आए थे राम सिंह जी, उन्होंने रामनगर करके अपनी कैपिटल बनाई और उस पूरे इलाके में कोली राजाओं को हरा के अपना साम्राज्य वहां स्थापित किया था। अब ये जो रियासत थी, इसके साथ पहला संबंध मराठों का आया जब शिवाजी महाराज सूरत लूटने गए। जब सूरत के ऊपर उन्होंने हमला किया था और सूरत से वो बहुत सारी बूटी लाए थे, उस समय वो इनके राज्य में से चलते हुए गए थे और उनके राज्य से वापस आए थे। तो उस समय रामनगर के राजा ने काफ़ी उनको परेशान किया था, ये सोचते हुए कि इनमें से जो खजाना वापस जा रहा है इसमें से कुछ हिस्सा मैं अपने पास रख लूँ। तो इनका और मराठों का काफ़ी गर्म सरद किस्म का रिश्ता चलता रहा काफ़ी सालों तक। फिर इस रियासत पर मराठों का राज हुआ जब पेशवा आए और पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य का पूरा कारोबार संभाला। उस समय उनके अंडर ये रहा। अब जानोजी धुलप करके उनके एक एडमिरल हुआ करते थे, जिन्होंने पोर्तुगल का एक जहाज था संताना, जिसको पुर्तगीज जहाज को डुबोया और डुबोकर उस समय पुर्तगालियों ने कोई किसी प्रकार का उसमें आक्षेप नहीं लिया या किसी प्रकार का कोई उनके लिए कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट उस वक्त उनको कोई दिक्कत नहीं थी। उसके 4 साल बाद परिस्थिति बदल गई। मराठे जो थे अब्दाली से हार चुके थे। माधवराव पेशवा जो जिन्होंने अब्दाली की हार के बाद भी मराठे साम्राज्य को फिर ऊंचाई पे पहुंचाया, उनकी मृत्यु हो गई थी। मराठों का आपस में डिस्प्यूट चालू हो गया था पेशवा की गद्दी के लिए। और एंग्लो मराठा युद्ध पहला मराठों ने जीता, दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध में मराठे हारे। मराठा साम्राज्य बुरी तरह से दुर्बल हो गया। जब वो दुर्बल हो गया तो एक तरफ से निजाम उन पर हमला करने के लिए बैठे थे, एक तरफ से अंग्रेज उनके ऊपर अपना डोमिनेशन बनाना चाहते थे, और एक तरफ पुर्तगालियों ने सोचा कि अगर हम इस समय अपना हिस्सा मांगेंगे, किसी प्रकार का कट मांगेंगे, तो हम इनसे बहुत कुछ ले सकते हैं। तीनों तरफ से घेर लिया था। तो उनको पता था कि इस समय मराठे जो है तीनों तरफ से लड़ाई करने की परिस्थिति में नहीं है। और उनमें जो पेशवा के गद्दी के एक दावेदार थे राघवा दादा, जिनकी वैसे काफ़ी इज्जत थी, काफ़ी अच्छे वॉरियर थे, लेकिन पेशवा की गद्दी के ऊपर उनका मन मतलब उनको अपना अधिकार लगा और उन्होंने माधवराव के जाने के बाद अपने खुद के भाई के बेटे को मरवा दिया और उन्होंने कोशिश की कि वो पेशवा बन जाए। तो उनको जब मराठों ने भगाया तो वो जाके पुर्तगालियों से मिल गए। अब पुर्तगालियों के पास एक हुक्मी इक्का था कि हम एक तो ये तीनों तरफ से घिरे हुए हैं, दूसरा हम अगर राघवा दादा के साथ जो मराठे हैं उनको अपने साथ मिला लें तो मराठे जो पेशवा थे वहां पर वो इन सबसे नहीं लड़ पाएंगे। तब उन्होंने ये डिमांड रखी कि आपने हमारा 4 साल पहले एक जहाज डुबोया था, उसके बदले में हमें कुछ दीजिए। और उस वक्त उनको कोई ऑफेंस नहीं था, उनको कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं था उसके ऊपर। 4 साल बाद वो नया सवाल पैदा हुआ और वो नया सवाल पैदा होने के बाद मराठों ने भी जान लिया कि भाई ये तो हमसे कोई कंसेशन लेने वाली बात चल रही है। तो उनकी आपस में बातचीत हुई, क्योंकि उस समय नारायणराव पेशवा के मर्डर के बाद, माधवराव पेशवा के जाने के बाद और नारायणराव पेशवा के मरने के बाद उनका जो छोटा बेटा था कुछ साल का ही, उसको गद्दी पे बिठाया था कुछ लोगों ने मिलकर। एक बारभाई करके एक संस्था बनी, कुछ लोग इकट्ठे आए, 12 लोग इकट्ठे आए और 12 भाइयों ने मिलकर उनको गद्दी पे बिठाया था। तो इन सब ने ये जाना कि इस समय लड़ाई किसी प्रकार की पॉसिबल नहीं है, तो इन्होंने उनके जो वकील थे उनको बातचीत के लिए बुलाया और उस बातचीत के दौरान उनको कुछ पैसे दिए गए, उनको कुछ टीकवुड दिया गया एक नया जहाज बनाने के लिए, और ये 72 गांव दिए गए दादरा नगर हवेली की। 72 भी नहीं, एक्चुअल में 70 गांव उस समय दिए गए दादरा नगर हवेली के, और उनको कहा गया कि इसमें जो महसूल आता है वो महसूल लेके आप अपनी नुकसान भरपाई कर लीजिए। अच्छा। क्योंकि कैश देने की परिस्थिति में मराठे नहीं थे। तो 70 गांव ये गए। बाद में रामनगर के राजा से 2 गांव पुर्तगालियों ने खरीदे और दादरा नगर हवेली के ये जो 72 गांव हैं ये पुर्तगालियों के शासन में आ गए। अच्छा, अब इस शासन शब्द पर ही थोड़ा सा इसको टटोल लेते हैं। 1 और 2 अगस्त 1954 की दरमियानी रात जब दादरा और नगर हवेली बंदिशों से आज़ाद होता है, वो बेड़ियाँ तोड़ता है और आज़ादी के सांकल पर, दस्तक पर, दरवाजे पर दाखिल होता है, तब तक जो 171 साल हैं उस दौरान शासनकाल कैसा था? उस दौरान जो वो पूरा वक्त था वहाँ पुर्तगालियों ने कैसे कैसे अत्याचार किए, हम इसकी कहानी जानना चाहते हैं। निर्मल कहते हैं, हिंदी के एक बहुत मेरे फेवरेट साहित्यकार हैं, कि उदास शब्द उदासी की जगह नहीं ले सकता। तो जब हम उनकी नंगी पीठ पर पड़ते हुए कोड़ों को पढ़ते हैं तो सिहरन शब्द न्याय नहीं कर पाएगा जिस किस्म की शर्मिंदगी और जिस किस्म की एम्पैथी के साथ आप इस किताब की से जुड़ जाते हैं, उनके दुख के साथ जुड़ जाते हैं कि उनके पास खाने को नहीं है, वो बेचारे जंगल में भाग रहे हैं क्योंकि कोई उनका लूटने आया है सामान। उस पुर्तगालियों का दौर कैसा था? मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, ये कहानी आपकी है सर, आप ही बताएं। देखिए, दादरा नगर हवेली के जो 72 गांव थे,
इनमें जो अधिकतर लोग रहते थे वो ट्राइबल्स थे, वर्ली थे, कोंकणा थे, ढोंडिया थे, ये लोग ज़्यादातर थे। और इन लोगों का जो इकोनॉमिक स्तर था बहुत ही ख़राब था और इनको सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, इन पे सबसे ज़्यादा अत्याचार करते थे वहाँ के ज़मींदार। और ये सारे ज़मींदार पुर्तगालियों से मिले हुए थे कि पुर्तगालियों को सिर्फ एक ही बात से मतलब था कि हमें यहाँ से ज़्यादा महसूल कैसे मिले। उन्हें इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इन पे किस प्रकार का अत्याचार होता है, किस प्रकार का अन्याय होता है। तो आपने बताया कि पीठ पे कोड़े मारने वाली बात, सिर्फ पीठ पे कोड़े नहीं मारे जाते थे, जो चुटिया रखते थे ट्राइबल्स, उन चुटियाओं को उनके पैर के अंगूठे के साथ बांधा जाता था और जब वो वैसे बैठे होते थे मुर्गा बन के, तब उनकी पीठ पे कोड़े मारे जाते थे, क्योंकि उन्होंने दिन के पूरे 14 घंटे काम नहीं किया होता था। क्योंकि वो सारे के सारे जो ट्राइबल्स थे वो जमींदारों के खेतों में काम करते थे। अगर वो घास काटने के लिए कहा जाता था, अगर वो जो उनका जितना टारगेट दिया जाता था जो बिल्कुल इनह्यूमन होता था, पॉसिबल नहीं था इंसान को अचीव करना, अगर वो उतना नहीं करते थे तो उनको मारा जाता था। अगर वो किसी प्रकार की छुट्टी मांगते थे तो उनको मारा जाता था। अगर वो मतलब 5 मिनट के लिए भी दिन में बैठे थे तो उनको मारा जाता था। और कुछ मारने पीटने के पीछे ये भी कारण था कि वो चाहते थे कि उनकी ज़मीनें सारी हड़प ली जाए। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं, उनको उल्टा लटकाया जाता था पेड़ से और फिर मारा जाता था, उनको भूखा रखा जाता था, उनको 50-50 लोगों को एक कमरे में रखा जाता था, जब खाना नहीं दिया जाता था उनको, और इस तरह से इन पे अत्याचार होते थे। और मिलता क्या था, जैसे जब सीज़न नहीं था, जब खेती नहीं होती थी, तो घास काट के घास के बेल्स बनाने होते थे जो बेचते थे वो, तो जो घास 20 रुपए की बिकती थी उसमें इनको शायद आधा रुपया मिलता था। अब उसमें बेचारे कैसे चला पाते काम अपना। फिर जिस साल में उनके सबके क्या था कि सब ट्राइबल्स के छोटे छोटे खेत हुआ करते थे घर के बाहर के, उसमें वो रागी वगैरह उगाया करते थे अपने खाने के लिए। जिस साल बारिश ना पड़े उस साल वो रागी नहीं उगती थी, खाना नहीं मिलता था, तो वो लोग ज़मींदार के पास जाते थे पैसे लेने के लिए। तो वो लोग उनको जितना भी अनाज देते थे उधारी के तौर पे, उनकी कंडीशन ये थी कि अगले साल या तो आप इससे 2.5 गुना लौटाएंगे और अगर नहीं लौटाते तो आपकी ज़मीन हमारे नाम कर दी जाएगी। तो एक समय के बाद तो सारी की सारी ज़मीनें भी ज़मींदारों के नाम हो गई, इनके पास कुछ भी नहीं बचा। और जब पुर्तगालियों के कोई अधिकारी या कोई इवन सिपाही अगर दमन से, जो दमन उनका हेडक्वार्टर था, वहाँ से आते थे यहाँ पे, तो उस समय उनके लिए चिकन, उनके लिए मटन, उनकी एंटरटेनमेंट के लिए इनकी औरतें, ये सब कुछ भी ले जाना वो अपना हक समझते थे। उनको ऐसा नहीं लगता था कि हम इंसानों के साथ डील कर रहे हैं, वो समझते थे जानवर हैं और जानवरों के साथ हम डील कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट अगर आप देखा जाए तो वहाँ के जो पुर्तगाली अफसर थे और ज़मींदार थे बड़े शान और शौकत से रहते थे। उनके बड़े बड़े एस्टेट्स थे, मुंबई में उनके घर थे, गुजरात में हर जगह उनके घर थे, गोवा में उनके घर थे, और वो लोग बड़ी आराम से, बड़ी प्रसन्नता से वहाँ रहते थे, बड़ी बड़ी पार्टियाँ करते थे और इन लोगों की कोई कीमत नहीं थी। तो ये समझिए कि जब पुर्तगाली कोई सैनिक किसी ट्राइबल गांव में आता था तो एक भी बंदा उनको देख ले तो वो इमीडिएटली कहता था फणगा आ रहा है, आला, फणगा इज फॉरेनर। तो जैसे ही ये शोर मचती थी, हर एक आदमी, हर एक औरत अपने हाथ की हर चीज़ को डाल के और भाग जाते थे जंगल में, कि उनको पता है हमारी चीज़ें तो ये ले ही जाएंगे, कम से कम हमारे घर वालों को तो ना ले जाए। इतनी दारुण परिस्थिति में इन लोगों ने हालत निकाली है कि इनका पूरा मनोबल इन 173 सालों में टूट चुका था। किसी प्रकार से ये अपने पैरों पे खड़े होकर ये समझते ही नहीं थे कि हमारे लिए कोई इस चीज़ का अंत भी हो सकता है। तो बहुत ही बुरी हालत में इनको रखा गया, भूखा रखा गया, पैसे नहीं दिए गए, इनकी ज़मीनें हड़पी गई, इनकी स्त्रियों के साथ अत्याचार हुए, इनको मारा पीटा गया बुरी तरह से। ये सब कुछ वहाँ हुआ। और ये करने वाले कौन लोग थे? क्या वो किसी विशेष धर्म के थे, क्या विशेष जाति के थे, विशेष लिंग के थे? कौन लोग थे लोग? देखिए दीपक, मैं मानता हूँ कि अन्याय और अत्याचार का कोई धर्म, कोई जाति, कोई किसी प्रकार का इस तरह का कोई भेद इसमें नहीं होता। दो ही जातियाँ होती हैं, एक अत्याचार करने वाला होता है और सहने वाला होता है। तो जो यहाँ के ज़मींदार थे वो ईरानी भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे, पारसी भी थे, पारसी तो बहुत सारे थे, और इसके अलावा पुर्तगाली जो थे वो तो थे ही थे। तो ये हर धर्म के थे, हर तरह के थे। कुछ हम जाति विशेष के लिए या किसी धर्म विशेष के लिए अलग करके ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा जाति मानना है और ये सिद्ध भी होता है इससे कि अत्याचार करने वाले का कोई धर्म नहीं होता, उसका धर्म सिर्फ अत्याचार होता है। इस सवाल को पूछने का मंतव्य यही था कि हम जब अत्याचार या कोई भी ऐसी खबर पढ़ते हैं तो हम तुरंत एक साइड ले लेना चाहते हैं कि ये है कल्प्रिट और ये है विक्टिम। बिल्कुल। लेकिन उसके बीच में सत्य कहीं 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 ग्रे रंग में भी रखा रहता है। जब बात की जाती है, जब भी इसकी जनरल बात होती है, तो मेरे पास एक लिस्ट है, जिसे ऑब्वियसली मैं टेलीविजन पे नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन हर धर्म के अत्याचारियों की, हर धर्म के दूसरों का हक छीनने वाले की, हर जाति के दूसरों का हक छीनने वालों की मेरे पास एक लंबी लिस्ट है। मैं पूरी लिस्ट सुना देता हूँ और फिर ये कहता हूँ कि बताइए ये लोग कौन हैं। तो अल्टीमेटली अन्याय और न्याय
इनके बीच में ये लड़ाई तो हमेशा चलती ही रहेगी। और अन्याय करने वालों का भी कोई धर्म नहीं है और अन्याय सहने वालों का भी कोई धर्म नहीं है। आइडेंटिटी ये सिर्फ ऊंच और नीच यही फर्क है। जिसके हाथ में शक्ति होती है, जो शक्ति विहीन होता है, वो उसका शोषण करता है। ये एक सच्चाई है। इट्स ऑल अबाउट पावर एंड पावरलेस। इट्स एब्सोल्युटली लाइक दैट। यही जब आप बता रहे थे 171 साल का दौर और 1 और 2 अगस्त की दरमियानी रात पर भी जाएंगे, उस पूरी यात्रा को हम तफसील से कवर करेंगे। लेकिन क्या इस दौरान जब पूरे देश भर में अगर 1857 की क्रांति से लेकर के, गदर से लेकर के 1947 तक भी जाएं, तो 90 साल के टाइम पीरियड में क्या दादर और नगर हवेली में आज़ादी के लिए या लड़ाई के लिए कोई भी बिगुल नहीं फूका गया क्रांति के लिए? या क्या वहाँ पर इस तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था तब जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ पूरे भर देश में मुहिम हो रही थी? और आज़ादी के बाद तक भी अगर थोड़े टाइम तक चले आएँ तो जैसा हम जूनागढ़ में देखते हैं, जैसा हम त्रावणकोर में देखते हैं, जैसा हम हैदराबाद में देखते हैं रजाकर्स के लिए, उस तरह का कोई एक्शन भारत सरकार, नेहरू प्रधानमंत्री जिस वक्त थे, पटेल साहब गृह मंत्री थे, इनकी तरफ से कोई एक्शन लिया गया क्या? तो ये दो धड़े में आप इसको बताएं। मैं बताता हूँ। देखिए, दादरा नगर हवेली को हमको बाकी पुर्तगाली ऑक्युपाइड जो जगहें थी उनसे जोड़ना होगा, यानी गोवा, दमन एंड दीव, जिस पर भी उनका शासन था। गोवा, दमन, दीव के अंदर बहुत सारा कांग्रेस की तरह गोवा कांग्रेस थी वहाँ पे, और जिस तरह से हम कांग्रेस यहाँ पे अभियान चला रही थी शांतिपूर्ण तरीके से, उस तरह से गोवा में भी आज़ाद गोमांतक दल जो गोवा कांग्रेस थी वो एक अभियान चला रही थी। लेकिन पुर्तगालियों के साथ ये था कि पुर्तगाली इतने बर्बर थे, इतने ज़्यादा क्रूअल थे कि उनके खिलाफ जो असहयोग आंदोलन वगैरह थे ये कोई असर नहीं दिखा रहे थे। क्योंकि पुर्तगालियों की वो कहानी है, प्रभाकर सेनारी जो आज़ाद गोमांतक दल के बाद में सेनापति बने, वो 14 साल की उम्र में अपने स्कूल के बच्चों के साथ एक मोर्चे में भाग ले रहे थे। जब राम मनोहर लोहिया जी वहाँ आए थे और उनकी सभा थी, तो उस मोर्चे में भाग ले रहे थे। बच्चे सिर्फ राम मनोहर लोहिया जिंदाबाद का एक नारा लगाते हुए थोड़े से रास्ते पर जा रहे थे। पुर्तगालियों ने उनको हिप्पो लेदर बेल्ट से पीटा। हिप्पो लेदर की मोटी बेल्ट बनती थी, उसके आगे ब्रास के स्टड लगे रहते थे, उससे उन बच्चों को मारा। कांटे नुकीले से लगे होते जिनसे उन बच्चों को मारा। उसे देखने के बाद प्रभाकर सेनारी जी के दिमाग में ये आया कि ये जो राज्यकर्ता है ये किसी तरह से असहयोग वगैरह से मानने वाले नहीं है, तो इनके खिलाफ हथियार उठाने पड़ेंगे। और गोवा कांग्रेस से एक हिस्सा टूट के बना जिसका नाम रखा गया आज़ाद गोमांतक दल। जिस तरह आप देखते हैं ना कि कांग्रेस में नेताजी और गांधी जी के बीच में फर्क आया। नेताजी ने चाहा कि हम हथियार उठाएं और गांधी जी ने कहा नहीं, असहयोग के हिसाब से किया जाए। तो उसी तरह से इनमें भी फर्क आया और इस आज़ाद गोमांतक दल ने ये कसम खाई कि हम सिर्फ पिस्तौल बंदूक उठाकर ही इस इलाके को आज़ाद कराएंगे, वरना ये इलाका आज़ाद पुर्तगालियों से कभी हो नहीं पाएगा। दादरा नगर हवेली की स्पेसिफिक आप बात कीजिए तो यहाँ कोई असहयोग आंदोलन या कोई किसी प्रकार का रिबेलियन हुआ हो, इसका कोई वैसे रिकॉर्ड नहीं है। एक बार ऐसा ज़रूर हुआ था कि गोवा में सत्ता पलट हुआ था, पुर्तगाल के ओरिजिनल सत्ता पलट के साथ मैच करते हुए, और एक गोवनीज थे जिन्होंने अपना अधिकार वहां बनाया था वाइसरॉय के रूप में, उनकी भी सत्ता पलटी गई कुछ दिनों के अंदर अंदर ही, और वो भागकर दादरा नगर हवेली आए और उन्होंने इस इलाके को स्वतंत्र घोषित कर दिया। फिर उन्होंने कुछ जहाज लिए और उन जहाज़ों के साथ गोवा पर हमला किया, लेकिन वो हार गए और हारने के बाद कुछ ही महीनों में उनका शासन खत्म हो गया और जो एक थोड़ी सी आज़ादी की लौ जली थी दादरा नगर हवेली में, वो समाप्त हो गई। लेकिन इसके अलावा किसी प्रकार का कोई ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस हुआ हो ऐसा मेरे कहीं भी पढ़ने में नहीं आया। शायद इसलिए कि वहाँ के जो 80% पॉपुलेशन थी वो वर्लियों की और ट्राइबल लोगों की थी, और उनका मनोबल 173 साल की गुलामी के बाद पूरी तरह से टूट चुका था। तो कोई वहाँ हिम्मत ही नहीं करता था कि इन पुर्तगालियों के खिलाफ किसी प्रकार की आवाज़ उठाई जाए। द साइकोलॉजिकल फियर, इतना ज़्यादा था फियर साइकोसिस इनके अंदर कि वो किसी प्रकार की आज़ादी के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। उनके लिए शायद अगला खाना, अगली मार से बचना, अपने परिवार को बचाए रखना, ये इतना ज़रूरी था। मतलब सर्वाइवल वॉज फॉर एग्जिस्टेंस। फ्रीडम तो एक बहुत बड़ी और बहुत दूर की चीज़ है जिसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। और पोस्ट इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये बात जब हम आज रेट्रोस्पेक्टिव में देखते हैं 2025 में, तो बहुत ही अपाच्य लगती है कि भारत का एक हिस्सा है और पश्चिमी छोर पर ऐसा है जो आपको साफ विजिबल भी है, मतलब कहीं दूर नहीं खो गया है। कच्छतीवू की तरह नहीं है कि बिल्कुल द्वीप एकदम श्रीलंका और भारत तमिलनाडु के बिल्कुल बीच में रखता हो। एक हिस्सा है, हिंदुस्तान का है,
जिस पर आज़ादी आज तक नहीं पहुंच पाई है। ये बहुत ही अपाच्य बात है तब जब हिंदुस्तान में आज़ादी के लिए पूरी मुहिम चली हो, तब जब पूरा देश दुनिया इस बात से इंस्पिरेशन लेती है कि भारत ने उपनिवेशवाद के खिलाफ, उपनिवेशिक शासन के खिलाफ किस तरह की जंग लड़ी। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हो रहा था, भारत सरकार क्या कर रही थी, क्यों नहीं उन्होंने कोई एक्शन? मैं बताता हूँ। पोस्ट इंडिपेंडेंस सरदार पटेल के जाने के बाद 15 दिसंबर 1950। हाँ, कोई ऐसी आवाज नहीं थी जो उठ के ये कहती कि नहीं, इस इलाके को हमको आजाद कराना ही है, बलपूर्वक कराना है जरूरी पड़े तो। और एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिनको बोलते हैं, राजनीतिक परिवेश ऐसा बन गया था जिसमें नेहरू जी ने अपनी फौज दादरा नगर हवेली और दमन दीव पर भेजना ठीक नहीं समझा। उसको मैं समझाता हूं क्यों। क्योंकि पुर्तगाल जो था, उन्होंने अपने पार्लियामेंट में एक ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जिसके अंदर उन्होंने कहा, मैं अंग्रेजी में उसके एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करता हूं, पोर्चुगल इज अ मल्टी कॉन्टिनेंट मल्टी लोकेशन कंट्री। समझाइए सर। हाँ, इसका अर्थ ये हुआ कि हम जहां पर कब्जे में हैं, जहां पर हमारा कब्जा है, वो हमारे कब्जे का इलाका नहीं है, वो पुर्तगाल ही है। यानी गोवा, दमन दीव ये भारत के ऐसे हिस्से नहीं है कि जिन पे पुर्तगाल का कब्जा है, ये पुर्तगाल के ही हैं, पुर्तगाल के राज्य के जिले हैं। तो ये पुर्तगाल ही थे। और पुर्तगाल था उस समय नेटो का मेंबर, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, जिनकी मूल बात यह थी कि अगर हम में से किसी एक भी देश पर किसी का हमला होता है तो बाकी सारे देश मिलकर उस देश पर हमला करके अपने देश को बचाएंगे। दोस्तों याद रखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के उस वाला दशक है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नाटो, सीएनटो, सेंटो ये सारे बने हुए थे। तो अब उसमें क्या था कि अगर भारत अपनी फौज गोवा, दमन दीव या दादरा नगर हवेली में आजाद कराने के लिए भेजता तो वो पुर्तगाल पे हमला माना जाता। और उस समय नेहरू जी ने अपनी समझ से उस समय यह समझा कि शायद नाटो के सारे देशों के साथ इस परिवेश में किसी प्रकार का विवाद खड़ा करना इस समय भारत के लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बल्कि संसद में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि द लिबरेशन ऑफ द एरियाज अंडर पोर्चुगीज ऑक्यूपेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल लिविंग इन इट एंड नीदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया विल प्ले एनी पार्ट इन दैट। मतलब इसका मतलब तो आपने एक तरह से ये बयान देकर उन लोगों को समुद्र के लहरों के उसके छोड़ दिया कि भाई आप जाओ जहां मर्जी बहो, हम आपका साथ नहीं देंगे। मतलब आपने उनको एक तरह से यह संदेश दे दिया, आप भारतीय हमारे लिए है ही नहीं और हम किसी प्रकार से आपकी मदद करने में इस समय सक्षम नहीं है, करना नहीं चाहते। मैं अपने सवाल को रिविजिट कर रहा हूँ। जब मैंने आपसे पूछा तो मैंने ये कहा कि भारत का एक हिस्सा, पर अब आप जब इस जवाब को बना रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि उसे भारत का हिस्सा माना ही नहीं जा रहा था इन द फर्स्ट प्लेस। वो पुर्तगालियों की तरफ से वो भारत का हिस्सा इसलिए नहीं था कि वो उनके लिए पुर्तगाली ही था। और भारत सरकार ने अपने हाथ उसमें धो दिए थे, कह दिया था कि हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, भाई तुम करना है तो अपने आप करो। अब बताइए, इतने क्रूर और बर्बर एक शासन है, उस शासन के खिलाफ जब असहयोग नहीं चल रहा, असहकारिता नहीं चल रही, तो क्या लोग उन लोगों के पास है जिससे वो इस शासन के खिलाफ लड़ेंगे? आर्म्ड स्ट्रगल। लेकिन वो आर्म्ड स्ट्रगल के लिए भी शक्ति आएगी कहां से? उनके पास किस प्रकार का सपोर्ट है? आप टैसिट सपोर्ट तो देते हैं ना उनको किसी प्रकार का, कि ठीक है हम अपने लोग अंदर नहीं भेजेंगे, फौज नहीं भेजेंगे, लेकिन आपको हथियार देते हैं, आप लड़िए। इस तरह का कुछ नहीं किया गया। उनको बिल्कुल समुद्र की लहरों की लिबर्टी पे छोड़ दिया गया कि आप जहां आपको ये बहा के ले जाएंगे वहां बह के जाइए, हम अपना देश चला रहे हैं, आप अपना देखिए भैया, हमें कोई मतलब नहीं इस बात से। तो ऐसी परिस्थिति में एक फ्रस्ट्रेशन वहां पैदा होना और लोगों का ये लगना कि हम हथियार उठा के करें कुछ, क्योंकि कोई हमारे लिए कुछ करने वाला नहीं है, एक असहायता की भावना, हम असहाय हैं, हमारे पीछे कोई नहीं है, ये भावना आना एक बहुत स्वाभाविक था। और उसी भावना ने शायद इस पूरे एपिसोड को जन्म दिया जो हमने इस किताब में लिखा। आप इसी एपिसोड की इस भावना को थोड़ा और तफसील से लोकेट कर लेते हैं जी। ये कैसे हुआ? प्रभाकर सेनारे साहब का जिक्र आएगा इसमें, और भी कई लोग आएंगे। उस पूरी प्रोसेस को हम जानना चाहते हैं कि कैसे बैंक लूटी गई है, ट्रेजरी से पैसा लिया गया है, गार्ड की हत्या हो गई है। उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ बच्चे बुलाए गए हैं जो सतारा के, पुणे के, नासिक के हॉस्टल से आए हैं, जिन्हें सिर्फ कनस्तर बजाने के लिए बुलाया गया है कि गोया कोई शोर होगा और उस शोर से। वो मेरी कहानी आप ना चुरा लीजिए। जी जी, नहीं, सर मेरा अधिकार है इस किताब के बारे में, और कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। सर कौवा कितना ही मोती चुगले, हंस नहीं हो सकता। तो मेरा आग्रह सिर्फ ये है कि कुछ हम उसके इशारों पर पहुंच पाए। तो इसमें ये जब पूरी कहानी है, इसकी पूरी प्रोसेस हम जानना चाहते हैं। हथियार कैसे आए, हथियार आने के बाद से हमला कैसे हुआ, हमले के बाद जो उसकी परिणति होती है जब एक सफेद झंडा आया है, वहां तक हमें पूरा ले चलिए। आप अब चाहते हैं कि पूरे 60,000 शब्द मैं आपको अगले 15 मिनट में कह के सुना दूं? आप 20 मिनट लीजिए सर, लेकिन मुझे समरी बता दीजिए सिनॉप्सिस में मेरे दर्शकों के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह हुई कि जब ये संसद में बयान आया तो पूना में कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। नेहरू जी का बयान, नेहरू जी का जब बयान आया तो
तो उनके दिमाग में ये उस समय बात आई कि हम अखंड भारत की बात करते हैं, क्योंकि वो सावरकर जी से इंस्पायर्ड थे। अखंड भारत की बात करते हैं। भारत अखंड तो तब होगा जो अभी हमारी सीमा है उसके अंदर हमारे हर भारतीय नागरिक को आज़ादी मिली हो, कि हम में से हर आज़ाद हो। कि जब तक कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसमें अभी भी पारतंत्र है, अभी भी उन पर बर्बरता क्रूरता हो रही है, तब तक हमारा भारत का जो अब हिस्सा जिसे हम भारत मानते हैं वही आज़ाद नहीं है। तो अखंड भारत का तो सपना लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इन्होंने तब ये सोचा कि अगर ये भारत सरकार नहीं करेगी तो इसे हम करेंगे। और आप सोचेंगे कि सिर्फ 72 गांव के बारे में बात थी दादरा नगर हवेली की, तो ऐसा नहीं था। उनका इरादा ये था कि पहले हम इसे कब्जा करेंगे, फिर दमन को करेंगे, फिर दीव को करेंगे, फिर गोवा पे हमला करेंगे। और जब तक आखिरी पुर्तगाली यहाँ से नहीं जाएगा तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। अब इसके साहस का अंदाज़ा लीजिए। आप 12-15 लोग हैं, आपके पास किसी प्रकार के संसाधन नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सरकारी किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं है, और आप ये डिसाइड करते हैं कि हम पुर्तगालियों को भगा देंगे। लेकिन उनकी एक महत्वाकांक्षा देखिए, उनका एक साहस देखिए कितना ज़्यादा है कि वो कहते हैं हम इसको करेंगे और उसको ही परिणति देते हैं, इसको एंड पर लाते हैं। जवानी का जोश उबाल मार रहा जोश समझिए, जोश समझिए, जज्बा समझिए, कोई भी शब्द। मेरे को जोश से ज़्यादा जज्बा शब्द ज़्यादा पास का लगता है। उनका वो जज्बा जो था, उस जज्बे की तारीफ करनी चाहिए। निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा तो थी ही, उसका जो कोड था वो राष्ट्र निष्ठा थी। Whatever it takes, ये करके जाना है, और अगर इसमें अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े तो बहुत छोटा बलिदान होगा, ये सोच के वो लोग निकले। तो एक ग्रुप ये था। एक ग्रुप था आज़ाद गोमांतक दल का। अब आज़ाद गोमांतक दल के नेता थे विश्वनाथ लवांदे, ये प्रेसिडेंट थे। ये पहले गोवा कांग्रेस में हुआ करते थे। फिर इनका गोवा कांग्रेस के लोगों से थोड़ा सा मतभेद हुआ, क्योंकि गोवा कांग्रेस गांधी जी के सिद्धांतों पर चलना चाह रही थी, और कुछ लोग इसमें ऐसे थे जो चाहते थे कि हथियार उठाया जाए। तो इन्होंने आज़ाद गोमांतक दल को बनाया, जो इस बात के लिए प्रतिबद्ध था कि हम जिस भी तरीके से ज़रूरत पड़े उस तरीके से हम पुर्तगालियों को भगाएंगे और अपने इलाकों को आज़ाद करेंगे। इसके अध्यक्ष तो थे विश्वनाथ लवांदे, लेकिन इनके सेनापति थे प्रभाकर सिनारी। एक एब्सोल्युटली अमेजिंग पर्सनालिटी। आप उनके सामने बैठेंगे, अब भी वो गोवा में रहते हैं, भगवान उनको दीर्घायु करे। वो इतने पावरफुल पर्सनालिटी उनकी है कि आप सामने बैठेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप एक्चुअली किसी के साथ बैठे हैं। ये प्रभाकर सिनारी जी वही है जिनका मैंने पहले उल्लेख किया था कि 14 साल की उम्र में उन्होंने सोच लिया कि मुझे हथियार उठाने हैं, जब हिप्पो बेल्ट से अपने साथियों को पिटते देखा। अब मानिए 17 साल की उम्र तक वो एक बैंक लूट चुके थे, एक गार्ड को मार चुके थे, और सरकारी ट्रेजरी को लूटने की कोशिश कर चुके थे, और उनको एक खतरनाक टेररिस्ट करार दिया गया था, और उनको आइसोलेशन में रखा गया था, और ये कहा गया था कि इनको आप दादरा नगर हवेली में, गोवा में कहीं नहीं रखिए, इनको पुर्तगाल भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ। और वो वहाँ से जेल तोड़ के भागे थे, और किस तरह से वो भागे हैं, जो मुक्का मारा, जरा वो कहानी बता दीजिए एक बार। वो उन्होंने ये डिसाइड किया, उनके साथ एक जो और उनके सेल में जो एक और था, उनको उन्होंने बताया कि भाई अपने को तो यहाँ से निकलना है, क्योंकि अपने को कल ये भेज देंगे पुर्तगाल, तो आज कुछ ना कुछ करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपस में स्कीम बनाई, और जो वार्डर खाना लेके आता था उसके नाक पर मुक्का मारा। अब ये पूरे वेल बिल्ट थे, इन्होंने उस तरह नाक पर मुक्का मारा, उसके नाक से खून आने लग गया, वो बेहोश होकर नीचे बैठ गया, और ये दो दिशाओं में भागे। जो दूसरा था उनके साथ कैदी, वो एक दिशा में भागने लगा, और सिनारी जी बाहर आए और चीखने लगे, भाग गया, ताकि सारे पुलिस वाले उसके पीछे भागे, और ये दूसरी तरफ मोड़ के भाग के जेल से बाहर निकल गए। जब तक उनको पता चला कि ये सारा खेल सिनारी जी के भागने का था, तब तक ये जेल से बाहर जा चुके थे। और बाहर जाके फिर किस तरह ये जाके इनके पीछे कुत्ते लगे, इनके पीछे फौजी लगे। ये एक स्टेज ऐसी आई कि एक तरफ से पुर्तगाली गाड़ी में आ रहे थे, एक तरफ से मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, और बीच में फंसे थे। ये तुरंत पानी में डूब गए, और जो कमल का डंठल था उससे सांस लेते रहे। सोचिए, कमल के डंठल से पानी में आप डूबे हुए हैं और आप सांस ले रहे हैं ताकि आप पुर्तगाली शासन के कब्जे में ना आए। और वहां से जब पुर्तगाली उनको ढूंढ ढांड के वापस चले गए, तब ये बाहर निकले, और ओवर अ पीरियड ऑफ 5 और 6 डेज ये पुर्तगाली सीमा पार करके भारत में आए। वो भी बहुत रोमांचकारी है कि जब वो पार कर रहे थे सीमा, 3 दिन जंगल में रहे, और जंगल में पूरे अंधकार में, क्योंकि दिन में तो आप जा ही नहीं सकते, आप पकड़े जाओगे, तो पूरे अंधकार में जा रहे हैं। कभी उनके सामने चीता आ रहा है, भाग के पेड़ पर चढ़ रहे हैं, कभी सामने से सांप निकल रहा है, उससे बच के जा रहे हैं। इन हालातों में चलते हुए वो भारत में आए, और आज़ाद गोमांतक दल, जो उस समय उनके जो बाकी लोग भागकर बेलगांव में आ गए थे, और उन्होंने वहाँ शाखा खोली थी आज़ाद गोमांतक दल की, उनको जाके मिले। और जब ये जाके मिल गए तो एक नई ऊर्जा आई कि एक सेनापति हमारे पास आ गया, लड़ाऊ बंदा हमारे पास आ गया। क्योंकि प्रभाकर सिनारी जी तब तक ऑलरेडी लेजेंड हो चुके थे गोवा में, तो उनके आने से एक और गुट तैयार हो गया। ये 2 गुट थे जो प्रमुख रूप में इसमें लड़े, और तीसरा ग्रुप था गोदावरीबाई पारोलेकर जी का, जो एक कम्युनिस्ट नेता थी। वो वर्लियों के साथ
प्री इंडिपेंडेंस उन्होंने भारत की सीमाओं के अंदर जो वर्ली कम्युनिटी थी उनके ऊपर भी इसी तरह की बर्बरता होती थी और उनके साथ उन्होंने बहुत सारा कार्य किया था। तो अब तक हमें 3 गुट मिले। 3 गुट मिले, एक कम्युनिस्टों कम्युनिस्ट थे, का, एक आरएसएस के संघ का और आजाद गोमांतक दल का। ये 3 दल थे। ठीक है, ये 3 दल थे और इनमें ये क्या था कि गोदावरी भाई परोलीकर ने सारा काम भारत की सीमाओं के अंदर रह के किया था, थाने जिले में। और जब ये 1947 में जेल से छूटी अंग्रेजों के, तो उन पर ये बंधन लगा दिया गया कि आप थाने जिले में नहीं जाएंगी क्योंकि वहां आप किसी प्रकार की ट्रबल पैदा कर सकती हैं। तो ये एक बार गई और जब गई थी तो उनके पीछे पुलिस वाले पड़े, भारत के पुलिस वाले पड़े और ये भाग के दादरा नगर हवेली की सीमाओं के अंदर चली गई। वहां उन्होंने उनका हाल देखा और ये देखा कि जिनके लिए मैं इतने साल से लड़ रही हूं इनका हाल तो उससे बदतर है, इतना दयनीय है। हाँ दयनीय है। तो उन्होंने उनको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। फिर ये 3 गुट बने और इन 3 गुटों ने लड़ाई लड़ी। अब लड़ाई लड़ने की तो बात यह है कि इसमें आजाद गोमांतक दल और आरएसएस का जो गठ था वो इकट्ठा आया। इन्होंने सोचा कि हम मिलकर लड़े तो ज्यादा अच्छा है। गोदावरी भाई अपना कार्य ट्राइबल्स के बीच में अलग से करती रहीं, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। अब आजाद गोमांतक के दल के पास कुछ तो साधन थे, कुछ बंदूकें थी, कुछ पिस्तौलें थी, बहुत थोड़ी, लेकिन थी उनके पास कुछ ना कुछ साधन थे। पूना के लड़कों के पास किसी प्रकार का कोई साधन नहीं था, ना तो उनके पास पैसे थे, ना उनके पास बंदूकें थी, ना उनको पता था कि कहाँ से ली जाती हैं, क्या किया जाता है। तो वो बैठ के सबसे पहले सोचने लगे कि हमें सबसे पहले तो यहाँ पे पैसा जुटाना पड़ेगा। अब देखिए एक बात ध्यान में लीजिए, हम जब इसकी कहानी कहते हैं कि 20, 22, 25 लोगों ने 375 लोगों को मार भगाया, तो एक ऐसी फीलिंग आती है कि शायद बहुत, जिसे ब्रावेडो कहते हैं अंग्रेजी में, कि उठे और कहा यार कर लेते हैं आज, और जाके किया। ऐसा नहीं था, मेटिकुलसली प्लान है, बहुत डिटेल में जाके प्लानिंग हुई थी। पैसा कहाँ से आएगा, हथियार कहाँ से आएंगे, कहाँ हमला किया जाएगा, किसकी मदद ली जाएगी, कौन से रास्ते से जाया जाएगा, कहाँ की टेलीफोन लाइन काटी जाएगी, पूरी प्लानिंग हुई थी। तो पैसे की बात पे आते हैं। सबसे पहले पैसा कहाँ से रेज किया जाए, तो आजाद गोमांतक दल ने कहाँ से पैसा रेज किया कि वो चूंकि गोवा और भारत की सीमा के जंगलों में बहुत एक्टिव थे, उनको वहाँ के रास्ते पता थे, तो वो भारतीय कस्टम से मिल गए और वहाँ की जो स्मगलिंग होती थी, कस्टम ऑफिसर एक थे डबीर साहब, उन्होंने उनको ये कहा कि आप अगर हमें इंफॉर्मेशन देते रहेंगे कि कौन सी जगह से कौन सी चीज़ की स्मगलिंग हो रही है, तो हम उस स्मगलर्स को पकड़ लेंगे, उसका जो रिवॉर्ड होता है वो हम आपको दे देंगे, उसका जो हिस्सा आपका होगा आपको मिलेगा। तो वो उस कार्य में लग गए और डबीर साहब इनके कार्य से इतने इंप्रेस हुए कि जो कस्टम ऑफिसर्स का हिस्सा होता था उस रिवॉर्ड का, वो भी इन्होंने इनको पकड़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, कि आप लीजिए और आप क्रांति कीजिए, जो आप करना चाह रहे हैं बहुत अच्छा काम है। तो उनके पास तो वो सोर्स था। पुणे के लोगों के पास कोई सोर्स नहीं था। उन्होंने अपने आसपास के रिश्तेदारों को, जानकारों को, सबको टटोला। अब बहुत खुल के कह भी नहीं सकते थे क्योंकि भारत में तो प्रतिबंध था इस बात पे कि आप नहीं इस तरह की कोई एक्टिविटी करेंगे, और उनके लिए पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि सब निम्न मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। तो कुछ समाजसेवी संस्थाओं के पास भी गए, जिनमें कुछ ऐसी संस्थाएं थी जो अपना पूरा राजनीतिक कैपिटल इस बात से बना रही थी कि हम गोवा को आजाद करना चाहते हैं। लेकिन जब ये आजाद करने वाले, जी बिल्कुल, जब ये लोग आजाद कराने वाले उनके पास पहुंचे तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि सशस्त्र हो तो भैया हम नहीं करेंगे, कुछ तो में बिना शस्त्रों के करना है तो हम सहयोग कर सकते गांधी का हैं, प्रभाव हो ही नहीं सकता। हाँ, वही प्रभाव था उनके ऊपर, कांग्रेस का प्रभाव था। जयंतराव तिलक जी तो है, उनके ऊपर वही कांग्रेस का ही प्रभाव होगा। तो वो हुआ, तब ये लोग पहुंचे, लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी जी के पास। अब उनके साथ कैसे पहुंचे, तो इनके जो जिस तरह सिनारी थे आजाद गोमांतक दल के, वैसे इनके नेता थे राजा भाऊ वाकणकर। अच्छा, जिन्होंने इन सबको इकट्ठा किया था और जो उनके एक प्रेरणा स्तोत्र थे कि जो राजा भाऊ कहेंगे वो हम करेंगे। तो इनका एक छोटा सा ग्रुप था जिसके अंदर राजा भाऊ थे, एक नाना काजरेकर थे, एक सुधीर फड़के जी थे, संगीतकार हैं, बाद में पद्मश्री हर घर में मराठी हर घर में उनका नाम पहुंचा हुआ है, और एक थे बाबा साहेब पुरंदरे जो इतिहासकार, महान इतिहासकार, जिनसे आपकी मुलाकात होते नहीं, मेरी मुलाकात हुई। हाँ, लेकिन उस समय जो कि हमारे उनसे पारिवारिक संबंध थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर तुझे सारा आज बता दूंगा तो फिर नहीं आएगा। महीने भर का टाइम दिया था, महीने भर का टाइम दिया कि अगले महीने आना, बताऊंगा। उतने दिन में वो शरीर उन्होंने छोड़ दिया, तो मैं नहीं मिल पाया उनसे। तो ये सब लोग इकट्ठे हुए, और सुधीर फड़के जी जो कि संगीतकार थे, उन्होंने 1-2 गाने लता जी के साथ रिकॉर्ड किए हुए थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आखिरी कोशिश करते हैं, लता जी से पूछ के देखते हैं। तो ये लता जी के घर गए और लता जी को अपनी पूरी स्कीम बताई। बाबा साहेब ने मुझे बताया कि जब हम वहाँ बैठे थे तो उस समय लता मंगेशकर जी के चेहरे पे कोई किसी प्रकार का भाव नहीं था, पर हमने जब ये सोचा कि आज यहाँ कुछ होने वाला नहीं है और हम उठने लगे, तो लता जी के आंख से आंसू बहते हुए हमने देखे, क्योंकि उनका जो
मंगेश का टेम्पल था अपने गांव में, जहां से वो मंगेशकर नाम अपना लेते हैं, उस पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था और लोगों के आने जाने पर पुर्तगाली प्रतिबंध लगा रहे थे। तो एक तरह से मानसिक रूप से पुर्तगालियों के खिलाफ कोई भी मुहिम हो, उससे वो जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने आखिर में उठते उठते कहा कि मैं आपकी मदद करूंगी, और इसलिए करूंगी कि आपकी मदद करना मेरे मंगेश की सेवा करने जैसा है, क्योंकि आप पुर्तगालियों के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं। माटी का कर्ज है। बिल्कुल है, वो मैं कर्ज उतारूंगी जो मुझ पर मेरे भगवान का है। मैं कर्ज नहीं उतारूंगी, मैं अपने भगवान की सेवा करूंगी आपकी मदद करके। तो ये उन्होंने कहा। अच्छा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि पर मैं आपको डायरेक्ट नहीं पैसा दे सकती, क्योंकि मैं दूंगी तो वो भारत के नियमों के हिसाब से इलीगल हो जाएगा। तो मैं और मोहम्मद रफ़ी जी वहाँ जाकर एक शो करते हैं, उस शो के टिकटों के जो पैसे आएंगे वो हम आपको दे देंगे। तो उन्होंने फिर रफ़ी जी के पास उनको भेजा। रफ़ी जी के साथ जुड़ी हुई एक बहुत मार्मिक सी बात आपको बताता हूँ कि जब इन्होंने रफ़ी जी को सारी बात बताई, तो एक तो लता जी ने भेजा था, तो रफ़ी जी के और उनके संबंध उस समय बहुत अच्छे थे। ये रॉयल्टी विवाद वगैरह बहुत बाद में हुआ उनका आपस में। तो उन्होंने कहा लता जी ने भेजा है, तो जो उन्होंने कहा है मुझे करना ही है, तो मान गए वो। तो जब वो ये लोग उठ के जाने लगे, तो एक वॉलंटियर सबसे पहले उठ के गए और रफ़ी जी ने उनको बुला के पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा मैं आपकी रेलवे की टिकट करवाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने उस वॉलंटियर को अपने पास बुलाया और कहा कि ये देश जितना आपका है उतना मेरा भी है। अगर आप अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं तो क्या मैं एक रेलवे टिकट भी खरीद नहीं सकता। बात बहुत छोटी है पर एम्पैथी की बात है। कितना जुड़े हुए थे उस बात से और देश के लिए कितना एक लगाव था, और कितनी छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। करेक्ट। तो ये कॉन्सर्ट हुआ पुणे में, और उस कॉन्सर्ट के करने में भी बहुत सारे अविरोध आए, क्योंकि इनके उस लेवल का कॉन्सर्ट करने के लिए इनके पास पैसे भी नहीं थे। शामियाना चाहिए, साउंड सिस्टम चाहिए, सब कुछ चाहिए। जब ये लोकेशन देख रहे थे, मजाक बात है, लता मंगेशकर का कॉन्सर्ट साहब का साथ में कराना, और सी रामचंद्रन म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनका ऑर्केस्ट्रा था पीछे। आप बताइए इतना बड़ा कैसे कराएंगे आप वहां पे। अब इसमें भी किस्मत ने साथ किया, जो आप कह रहे थे फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। तो जब ये वेन्यूज देख रहे थे, तो जिस वेन्यू पे ये पहुंचे हैं डेक्कन क्लब के, वहां पर उस समय पृथ्वी थिएटर्स का कोई फेस्टिवल हो रहा था। अच्छा। और हर चीज वहां मौजूद थी, और जिस तारीख पे इनको चाहिए था उस तारीख में किसी एक थिएटर ग्रुप ने कैंसलेशन दे दी थी, वो तारीख अवेलेबल थी। साउंड लाइट सब अवेलेबल थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वसंतराव झांझले जो इस सारे अरेंजमेंट के जो इंचार्ज थे, जिन्होंने ये सब करवाया था, वो इनके जानने वाले से और राजाभाऊ वाकणकर से बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने ये कहा कि आपके काम के लिए तो मैं किसी के पास भी जाके विनती कर सकता हूँ। उन्होंने पृथ्वी थिएटर में विनती करी और लता जी के नाम से वो लोग मान गए, और ये पूरा प्रोग्राम वहां हुआ जिसके पैसे इनको मिले कॉन्सर्ट के। एक बार कैंसिल भी हुआ था शायद। जी, वो कैंसिल इसलिए हुआ था कि सारा कॉन्सर्ट का काम शुरू हो गया, ऑर्केस्ट्रा बजने लगा, सुधीर फड़के जी ने 2-4 गाने वहां जाके गा दिए, और लता जी का इंतजार था। लता जी जब वहां से निकली मुंबई से, तो घाट में उनका एक्सीडेंट हो गया, और वह एक्सीडेंट होने के कारण पुलिस ने तुरंत उनको घेरा और उनको वापस अपने घर पहुंचा दिया। लता जी जब घर पहुंची तो उन्होंने कहा जिस कॉन्सर्ट में मैं जा रही थी वो तो एक बहुत बड़े कार्य के लिए था, तो छोटी मोटी मुझे चोट लगी है तो इसकी कोई बात नहीं, मुझे वहां जरूर पहुंचना है। वो दोबारा गाड़ी से निकली, लेकिन जब तक वो गाड़ी से निकल के आती तब तक तो क्राउड बड़ा रेस्टिव हो गया था, लता जी कहाँ है। तो अंदर बहुत सारी बातचीत हुई कि सुधीर जी आप थोड़े गाने गा दीजिए, थोड़ा ऑर्केस्ट्रा बजवा दीजिए, क्राउड थोड़ा सेटल हो जाएगा, फिर जाके आप बताइए कि लता जी आज नहीं आ सकती। सुधीर फड़के जी ने एक बहुत बड़ी बात की, उन्होंने कहा ये जो श्रोता वर्ग है ये मेरा ईश्वर है, मैं इस ईश्वर के साथ धोखा और झूठ नहीं कर सकता, अगर करूंगा तो सच्चाई से करूंगा, उसके जो भी परिणाम होंगे मैं सहने के लिए तैयार हूं। तो वो स्टेज पर गए, उन्होंने हाथ जोड़े और सबसे कहा कि लता जी का एक्सीडेंट हो गया है, वो आज शायद नहीं आ पाएंगी, आज ये कार्यक्रम नहीं होगा, हम इस कार्यक्रम को जल्दी दोबारा करेंगे, लेकिन अगर आप में से कोई इस बात से किसी प्रकार से अपसेट हैं, दुखी हैं, तो आप अपने टिकट के पैसे काउंटर से ले जाइए। अचंभे की बात यह है कि मुश्किल से 10% लोगों ने पैसे वापस लिए, 90% लोगों ने कहा जब भी होगा तब हम आएंगे। ये लता जी की महिमा है और सुधीर जी की ईमानदारी के कारण है। लॉयल्टी, उनकी लॉयल्टी, ईमानदारी जो उनकी थी, उन्होंने जो सच्चाई दिखाई अपनी कला के प्रति, स्टेज के प्रति, अपनी ऑडियंस को भगवान माना, मैं समझता हूँ ये उसका रिजल्ट था। वो एक दैवी शक्ति आई और जिसने सबको सेटल कराया। और मैं बड़ा अचंभित था आपकी किताब से पढ़ के कि पीआर के पोस्टर्स का पैसा नहीं था तो चूने और दीवार पे लिख करके आए थे। सड़कों पे लिखा गया, सड़कों पे लिखा गया, हर लाल बत्ती पे जहां भी गाड़ी रुकती थी वहां रोड पे लिखा गया कितने तारीख को फंक्शन है, मोहम्मद रफी और लता जी आ रहे हैं, आइए आप आइए। और उसके सहारे से लोग आए, डोर टू डोर गए, टिकटें लेके दुकानों से दुकानों पे गए, हर जगह जाकर बात की और हर जगह जाकर भीड़ जुटाई गई। तो दूसरी बार जो भीड़ जुटी उससे जो धन संचय हुआ वो इन लोगों को मिला राइफलें, पिस्तौलें खरीदने के लिए। अब यहाँ पैसा आ गया है, अब पैसा आ गया है, अब अपने को हथियार खरीदने। अब हथियार कहाँ से लेंगे? उस समय ब्लैक मार्केट में 2 ही हथियार के सोर्सेस थे, एक तो था गोवा
और एक था हैदराबाद। अब गोवा से लाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आप वहां लोग तो अंदर जा ही नहीं सकते। दूसरा, वहां से लेके इंटरनेशनल बॉर्डर पार करेंगे, रास्ते पे पकड़े गए तो सीधा फांसी, या आपको पुर्तगाल डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो वहां के हथियार महंगे भी थे। तो इन्होंने सोचा हम हैदराबाद से हथियार खरीदते हैं। अब हैदराबाद में हथियार क्यों थे, इसके पीछे भी कहानी रजाकारों वाली कहानी है कि आपको पता है हैदराबाद की जो मुहिम चली उस समय 1947 में, तो हैदराबाद के निज़ाम ने मना कर दिया था कि मैं भारत में विलीन नहीं होना चाहता। उनका कुछ रुझाव पाकिस्तान के प्रति था और कुछ रुझाव उनका था कि मैं एक आज़ाद देश की तरह इसको चलाना चाहता हूँ। भारत ने और उन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया कि भाई 1 साल तक हम दोनों सोच लेते हैं, हम एक दूसरे के निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। निज़ाम ने उस समय का यूज़ किया यूनाइटेड नेशंस में जाने के लिए और पाकिस्तान से संधान बनाने के लिए। और भारत ने उस समय पूरी तरह से अपने फौजों से हैदराबाद को पूरी तरह से सराउंड कर लिया और एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड उन पर डाल दिया कि बाहर से अंदर, अंदर से बाहर कोई चीज़ नहीं जाएगी। जो हैदराबादी फौज थी, उस फौज के पास हथियार थे नहीं। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो लोग गए थे वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने। उस समय निज़ाम ने सारे अत्याधुनिक हथियार उनको दिलवाए थे, अंग्रेजों ने वो वहां पर रख लिए और बोल दिया कि तुम वापस चले जाओ, वहां जाके हम तुम्हें दे देंगे। और जाने के बाद पता चला कि कुछ दिए नहीं, उनके पास हथियार नहीं थे। तो निज़ाम को उनके लिए हथियार चाहिए थे। और उस समय वहां एक और फोर्स थी जिसका नाम था रजाकार। एक कासिम रिजवी उनके मुख्य हुआ करते थे। कैसे तो जुल्म उठाए। जी बिल्कुल। पहले एक चौधरी जी हुआ करते थे, उनका पूरा चौधरी अकरम शायद नाम, मुझे नाम पूरा याद नहीं आ रहा। तो चौधरी जी हुआ करते थे जिन्होंने इसको सेटअप किया था एक तरह से समाज सेवी संस्था के रूप में। उन्हें हटाकर कासिम रिजवी ने उनका पूरा कमान संभाल लिया और उसको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। और सारे मुस्लिम घरों से जितने भी जवान बच्चे थे उनको निकाल के लाया, ये कह के कि इस्लाम खतरे में है और आपको खड़े होकर इसकी हिफाजत करनी है। और उनको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, खुद को उसका फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया और निज़ाम को जाके बताया कि आज तो 2 लाख है, मैं 5 लाख लड़के भी खड़े कर सकता हूँ रोड के ऊपर। और निज़ाम उनके इन्फ्लुएंस में आ गए। अब लेकिन उनके पास दिक्कत थी कि उनके पास भी हथियार नहीं थे। तो एक फ्रेडरिक सिडनी कॉटन करके एक ब्रिटिश एडवेंचरर थे। अरे इनका थोड़ा बताइए कि जर्मनी में जा रहे हैं और एकदम हवाई जहाज में दिखा रहे हैं कि देखो ऐसा दिखता है तुम्हारा देश। तो इनकी ये कहा जाता है सबसे बड़ी इनकी इंटरेस्टिंग बात ये इयान फ्लेमिंग के बहुत अच्छे दोस्त थे जिन्होंने जेम्स बॉन्ड लिखी। और कहा जाता है कि इनसे इंस्पायर होकर जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर बनाया गया था। तो आप समझिए कि मतलब किस तरह के व्यक्ति होंगे ये। एडवेंचरर, स्वाशबर्कलिंग, अपनी जान कहीं भी अगर एडवेंचर कोई हो तो सबसे पहले ये पहुंच जाएंगे। तो द्वितीय महायुद्ध के दौरान इनका जो हवाई जहाज था ये लेके जर्मनी गए। अच्छा। जर्मनी जाके इन्होंने गोयरिंग से दोस्ती की। उनको कहा कि मैं चलिए आपको दिखाता हूं कि आपके जो जगहें हैं, स्थान हैं, ऊपर से कैसे दिखते हैं। और उनको ऊपर ले गए और पूरा हवाई जहाज घुमा के नीचे की सारी साथ साथ उन्होंने रील बना ली, कैमरे से शूट कर लिया। इंस्टा वाली नहीं। हाँ, इंस्टा वाली बिल्कुल नहीं। वो पूरी लंबी रील थी, 50 सेकंड वाली नहीं थी, उसमें कुछ नहीं आने वाला था 50 सेकंड के अंदर। तो वो उन्होंने पूरा उसको शूट किया। और उसके साथ ही साथ बाद में बाकी जर्मन अफसर भी आने लगे कि हमें भी देखना है। उनको सबको लेके अलग अलग जगहों पे गए और ये पूरी फिल्म बना के इन्होंने ब्रिटिश इंटेलिजेंस को बाद में जाके दी। तो इतनी इनके अंदर जांबाजी थी। लेकिन कुछ कारणों से ब्रिटिश इंटेलिजेंस के साथ इनका फर्क हो गया और ये फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट अलग अलग ऑपरेशंस करने शुरू किए, जिसमें कहीं तो आप इसको स्मगलिंग ऑपरेशन भी कह सकते हैं, लेकिन वो उसको एक एडवेंचर के रूप में देखते थे। वो आए थे कलकत्ता, वहाँ के वॉर सरप्लस की कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। जब उन्होंने हैदराबाद के बारे में सुना तो तुरंत हैदराबाद गए और निज़ाम से मिले। अच्छा। और उन्हें कहा गया आपको फूड सप्लाईज या दवाइयाँ ऐसी कुछ चीज़ चाहिए हो तो मैं अपने हवाई जहाज में स्मगल करके इंडियन ब्लॉकेड के ऊपर से जाके ला सकता हूँ। निज़ाम ने उनको कहा मुझे ये नहीं, मुझे हथियार चाहिए। तब उनका एक एग्रीमेंट हुआ और निज़ाम ने अलग अलग इंटरनेशनल जगहों से हथियार खरीद के, और वो अल्टीमेटली सारे के सारे इनके माध्यम से कराची में स्टॉक पाइल हुए। और कराची से इन्होंने भारतीय फौज को और भारतीय टेरिटरी को ओवरफ्लाई करते हुए वो हथियार लाके निज़ाम के पास पहुंचाए। क्योंकि इनके पास जो हवाई जहाज थे वो इतने एडवांस थे, उस समय इंडियन एयरफोर्स के पास भी वो नहीं थे। तो इन्होंने वो सारे के हथियार निज़ाम के पास पहुंचाए और निज़ाम ने अपने फौज में भी बंटवाए और रजाकारों को भी दिए। अब जब भारतीय सेना अंदर घुसी तो उस समय उनकी फौज ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस किया, लेकिन रजाकारों ने जरा भी रेजिस्टेंस नहीं दिया। ट्रेन नहीं थे वो उनकी गलती नहीं है, वो थे तो गांव के निकले हुए बच्चे जो मिसगाइडेड हो गए थे। उनके अंदर कोई सोल्जर्स तो वो थे ही नहीं, तो लड़ते कैसे फौज के खिलाफ। तो वो फटाफट सारे के सारे अपने गाँव में भाग गए। जो पकड़े गए उन्होंने अपने अपने हथियार भारत की सेना को सरेंडर कर दिए। लेकिन कुछ लोग जो अपने हथियार लेके भाग गए थे
उन्होंने अपने अपने गांव में उनको स्टॉक पाइल किया और वो एक सोर्स हो गया ब्लैक मार्केट का। अच्छा, ठीक। तो वहां वो हथियार थे, तो इन्होंने वहां से हथियार खरीदने शुरू किए। अब हथियार की सबसे इंटरेस्टिंग कहानी कि मुझे बाबा साहब को मैंने पूछा, आपने हैदराबाद से हथियार, बाबा साहब पुरंदरे की बात कर रहा हूँ, हमारे परिवार के बहुत करीब रहे हैं, तो उन्होंने मुझे तुरंत बुला के और कुछ कहानी का हिस्सा बताया था। मैंने उनसे पूछा कि हथियार हैदराबाद से आपने लिए, तो हैदराबाद से किससे लिए, क्या लिए? तो हंसे, बोले तू मेरे पास फिर आएगा नहीं, अगली बार आना तो बताऊंगा, जो मैंने अभी आपको बात बताई। लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा कि हथियार पेड़ में से लिए और एक वहाब करके आदमी था, उसने हमें दिलवाए, बाकी का अगली बार बताऊंगा। इसके लिए आप गोलकुंडा पहुंच गए? जिसके मैं गोलकुंडा पहुंच गया, क्योंकि तब तक वो स्वर्ग से धार चुके थे और मेरे पास कोई दो ही चीजें थे, गोलकुंडा फोर्ट, वहाब और पेड़। तो मैं वहां एक वहाब के नाम से लोगों को ढूंढने लगा, कोई वहाब है क्या, यहाँ पुराने रहते हैं क्या, उनका कोई वंशज है क्या। समझिए कि ये एक प्रभु की कृपा रही है इस पुस्तक के बारे में कि मैंने जो चीज़ खोजी वो मुझे लाकर दी गई और मुझे ऐसे तश्तरी में सजा के दे गई, लो इसको पकड़ो। तो मैं जब मोहम्मद वहाब को खोज रहा था तो उनके साहबजादे मुझसे टकर गए। उन्होंने कहा वो तो हमारे अब्बा थे, कि मुझे इसके बारे में पता तो नहीं कि क्या हथियारों का हुआ था, लेकिन पेड़ मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो मुझे गोलकोंडा फोर्ट के बगल में एक नया किला है, उस नए किले के बगल से ले गए और वहाँ एक बाओबाब का पेड़ था। बाओबाब एक अफ्रीकन पेड़ है जो कोई वहाँ 400-500 साल पुराना, निज़ाम को शायद ईरान के शाह ने गिफ्ट दिया था। उस पेड़ का जो तना है वो कहते हैं 25 मीटर का पूरा उसका घेरा है। उसके ऊपर अगर आप चढ़ते हैं पहली डाली तक, ज़मीन से 20 फुट ऊपर, तो उसका सेंटर आता है। उसके अंदर लोग कमरे खोदे हुए थे 10 फुट बाय 10 फुट के, लकड़ी से ऐसे छेनी से तोड़ के 2 कमरे बनाए गए थे हथियार छुपाने के लिए, और उनमें हथियार रखे गए थे जिनमें से इनको मिले। तो ये बात सच हुई कि पेड़ से हथियार निकले। हम सोचते पेड़ से तोड़े गए, तोड़े नहीं गए, वो पेड़ में छुपाए गए थे। और वो एक ऐसी जगह थी कि आप नीचे से उस पेड़ को देखते हैं, आप गूगल कीजिए, दर्शकों से भी कहिए, गूगल कहेंगे हैदराबाद बाओबाब ट्री, तो आपको पेड़ दिख जाएगा। और नीचे से आप देखेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके बीच में शायद 2 कमरे भी बने हुए हैं। तो उनमें से हथियार मिले, उनमें से इन्होंने हथियार लिए और एक एक 2-2 करके उन्होंने हथियार पूना लाने शुरू किए। अब पूना जब वो पहली बार आ रहे थे एम्यूनिशन लेके और 2-3 पिस्तौलें लेके, तो उनका वो जो संदूक था वो पकड़ा गया। वो उन्होंने रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश की। जब पुलिस स्टेशन से निकलने लगे तो उस समय एक सिपाही ने उनको रोका, क्योंकि हैदराबाद की ट्रेन थी, उनको लगा कि अफीम की स्मगलिंग कर रहे हैं। तो पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि बताइए, हैदराबाद से अफीम आती थी उस समय। तो उन्होंने कहा कि शायद अफीम की स्मगलिंग है। उन्होंने कहा भाई इसको रखो, खोल के दिखाओ। अब ये लोग खोलते तो मर जाते, तो इन्होंने उसको कहा नहीं घर का सामान है बाबूजी, कुछ जैसे लोग बात करते हैं कि कुछ कर लेते हैं, इसका एडजस्टमेंट कर लीजिए, कुछ ले दे के टाइप। तो उसने कहा मुझे 400 रुपये दे दीजिए, दे देंगे तो मैं आपका ये नहीं देखूंगा। अब इनके पास 400 रुपये हो तो ये दें, 400 रुपये तो बहुत बड़ी रकम थी इनके लिए। इन्होंने उनसे कहा देखिए हमारे पास अभी तो नहीं है, आप ये संदूक रास्ते पर रख दीजिए, हम लोग चाय पीते हैं, हमारे में से एक जाके ले आएगा। तो ये चाय पिलाने पुलिस वाले को अंदर ले गए और जो पैसे लेने जाने वाला था वो संदूक लेके भाग गया। फिर ये जब बाहर आए तो देखा कि कुछ संदूक नहीं, इन्होंने शोर मचा दिया, ये पुलिस वाला हमको तंग कर रहा है। उसने भी पुलिस वाले ने हार मान के इनको छोड़ दिया। बोले उस बार तो बच गए, लेकिन फिर अलर्ट हुए और उन्होंने इन बंदूकों पिस्तौलों को वहां से तोड़ के लाना शुरू किया, अलग अलग हिस्से और अलग अलग डायरेक्शन से लाते थे। इतना कि जब एम्यूनिशन लाते थे तो वो अपने घर के स्कूली बच्चों को बुलाते थे रेलवे स्टेशन पर और उनकी जेबों में एम्यूनिशन भर देते थे, स्कूल की यूनिफॉर्म की जेबों में, और बाहर जाके वहां से इकट्ठे करते थे लोग। मतलब इतनी डिटेल में प्लानिंग करके इन्होंने हथियार इकट्ठे किए। और सातारा का पास एक जगह थी जहां इनके कोई मित्र थे जिनका एक खेत के बीच में एक कमरा बना हुआ था, समझिए ट्यूबवेल की जैसा होता है ना, कमरा अलग बना हुआ। वहां पे इकट्ठे हुए, वहां पे इन हथियारों को असेंबल किया गया, वहां पे इन हथियारों को रिपेयर किया गया और वहां पर इनकी ट्रेनिंग हुई सारी। हथियार आ गए, अब पैसा आ गया। अब जरा प्रोसेस पर थोड़ी बात करें। अब प्रोसेस में 2 चीजें हैं। ब्रावोडो नहीं था। अब इनको पता था कि हमारे पास तो ज्यादा से ज्यादा 20-30 लोग हो जाएंगे, वहां तो 300 से ऊपर है। इनको हराना है तो हमको गनीमी कावा से लड़ना पड़ेगा। ये बाबा साहब पुरंदरे ने जो शब्द मुझे बताया, और मुझे पता भी था क्योंकि महाराष्ट्र के इतिहास में शिवाजी महाराज हमेशा थोड़े से लोगों के साथ बहुत बड़ी फौज को हमला करके उनको त्रस्त कर देते थे। गनीमी कावा शब्द का अर्थ है गुरीला वॉरफेयर। अच्छा, यानी आप लोकल कंडीशंस को जानते हैं, आपके पास सरप्राइज है, आप उनको डिसीव कर सकते हैं और किसी तरह से आप उनको हरा सकते हैं त्रस्त करके। तो उन्होंने ये सोचा। अब इसके लिए आपको पूरी जानकारी चाहिए कि वहाँ क्या क्या है, कौन से रास्ते हैं, कहाँ पर इनके टेलीफोन की लाइनें काटी जा सकती हैं, कहाँ पर नदियाँ हैं जहाँ से अगर पुल को उड़ा दिया जाए तो वहाँ से फौज नहीं आ सकती। अब ये सब जानना ज़रूरी था। तो अगला स्टेप था इंटेलिजेंस गैदरिंग। उसके लिए सबसे पहले राजा भाऊ वाकणकर गए वहाँ पर, बनकर चूड़ियाँ बेचने वाले। उन्होंने चूड़ी ले लो करके गाँव गाँव घूमने लगे और उन्होंने नक्शे का कुछ हिस्सा बनाया।
अब दिक्कत थी कि चूड़ी वाले तो थे नहीं, ब्रह्मचारी थे, और वहाँ पर जब वो चाहते थे कि किसी स्त्री के साथ मेरा संपर्क ना हो, मुझे किसी के हाथ में चूड़ी ना चढ़ानी पड़े, तो वहाँ एक दिन उनकी किस्मत जो दूसरों की चमक जाती इनकी खराब हो गई कि एक स्त्री ने उनको बुला के कहा जरा मेरी बहुओं के लिए चूड़ियाँ पहना दीजिए। जब ये चूड़ियाँ पहनाने लगे इनका हाथ कांपने लगा और सारी चूड़ियाँ नीचे गिर गई। तो वो लेडी समझ गई कि ये चूड़ी वाला नहीं। बोले तू कौन है हमें पता नहीं, लेकिन हम घर के लोगों को बुला रहे हैं, कुछ तो तू है। तो जब इन्होंने ये सुना तो सारी चूड़ियाँ छोड़ के वहां से भाग गए और कुछ हिस्सा नक्शों का था। अब वो नक्शे पूरे करने थे। पूरे करने के लिए इनमें से 2 जो स्वयंसेवक थे, वॉलंटियर्स थे, ये अगरबत्ती बेचने वाले बन के वहां गए और उन्होंने इस समय बहुत सावधानी बरती। पुणे के एक अगरबत्ती कंपनी से सैंपल्स लिए, बिल बुक लिए, आइडेंटिटी कार्ड्स लिए और ये लेके वो वहाँ गए और वहाँ गांव घूम के इन्होंने वो नक्शे पूरे किए। तो ये पूरा नक्शा बना हुआ है उस इलाके का कि कहाँ से हमला करना है, कहाँ जाना है। ये पुस्तक में आपने देखा होगा, ये हाथ का बना हुआ शांताराम वैद्य जी का नक्शा मैंने डाला हुआ किताब के अंदर, है ना, इसके अंदर नक्शा बना हुआ है। अब आपने बाहर का नक्शा तो बना लिया, लेकिन आपको सिलवासा की राजधानी का कुछ पता नहीं है जहाँ पे आपको मेन हमला करना है। तो सिलवासा की राजधानी जो थी वहाँ की, वहाँ उनकी मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, कैंप ऑफिस, और वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर और पुलिस चीफ बैठते थे। पुलिस चीफ का वो ऑफिस था और वहीं मैक्सिमम इनकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। अब उसका नक्शा कैसे बने, उसके लिए सुधीर फड़के जी की जो पत्नी थी ललिता बाई फड़के, वो स्कर्ट पहन के और 2 चुटियाँ छोटी सी बनाकर और स्टूडेंट बनकर वहाँ गई और अपने कैमरे से उन्होंने वहाँ तस्वीरें खींची कि पूरी पुलिस चौकी का बाहर के का नक्शा कैसा है, ऐसे खींची। पकड़ी भी गई, उनसे ये भी कहा गया कि कैमरा लेके पुलिस थाने चलिए। तो जब उनसे ऐसा हुआ तो उन्होंने कैमरा ज़मीन पे पटका और जोर जोर से ज़मीन पे लौट गई और चिल्लाने लगी कि अकेली औरत देख के तुम भैया अत्याचार कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। इतना ज़्यादा शोर मचाया कि पुलिस वाले ने कहा माई तू अंदर मत चल, लेकिन कैमरा ले और भाग जाए यहाँ से। वो लेके भाग गई और उनके पास सिलवासा की पुलिस चौकी के फोटोग्राफ्स आ गए। अब पुलिस की चौकी के अंदर का भी नक्शा चाहिए, कितने लोग हैं, कहाँ है, कहाँ वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ से चढ़ना है, कहाँ से जाना है। इसके लिए 2 जने भिखारी बन के गए। उसमें एक हमारे शांताराम वैद्य जी थे जो एस मार्क्समैन थे उनके। अब पुर्तगाली शासन में भीख मांगना क्राइम था, तो उन्होंने पुलिस चौकी के सामने भीख मांगना शुरू कर दिया। पुलिस वाले पहले दिन आए, उनको वार्न किया भैया जाओ, दूसरे दिन आए, उनको 2-4 डंडे मारे, तीसरे दिन उनको पकड़ के अंदर बंद कर दिया। और वो चाहना ही चाहते थे अंदर। जब वो अंदर बंद हुए तो अंदर जेल में 2 दिन रहते हुए उन्होंने अंदर का पूरा नक्शा बना लिया कि कितने लोग हैं, कहाँ से हथियार है, कहाँ से क्या है। पुर्तगालियों को आइडिया लग गया कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने इनके ऊपर ऑर्डर दे दिया कि इनको गोवा भेज दिया जाए और वहां इनकी इंक्वायरी हो। ये होने से पहले पहली रात को वो जेल तोड़ के भागे वहां से और वो भागकर भारत में वापस आ गए। पीछे पुर्तगालियों ने गोलियां भी चलाई, शांताराम जी की पीठ में भी लगी। मैंने वो भी देखा उनका फोटोग्राफ जिसमें पूरा उनका पीछे घाव बना हुआ था, लेकिन उसी हालत में भागते चले गए और वो भारत में आ गए। अब इनके पास पूरी इंटेलिजेंस थी, रास्ते कौन से हैं, कौन सी चौकियां हैं, कितने पुलिस वाले हैं, फाइनल डी डे। लेकिन उनके पास लोकल कॉन्टैक्ट नहीं थे। तो उन लोकल कॉन्टैक्ट नेटवर्क को बनाने के लिए सुधीर फड़के जी ने और ललिता फड़के जी ने वहाँ पर एक लवाचा नाम से जगह है, वहाँ एक आश्रम था, उस आश्रम में एक संगीत का कार्यक्रम किया। वहाँ के दादरा नगर हवेली के सारे प्रमुख लोगों को बुलाया और संगीत का कार्यक्रम होने के बाद उनको अपनी योजना बताई कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, डिटेल में जाए बगैर। और उनमें से कुछ लोग इनको ज्वाइन हो गए। अब आपके पास सब कुछ प्लेस में है, आपको सिर्फ हमला करना है। अब जरा वो फिर ये हमला होता है। हमले की एक कहानी जरा बता दीजिए, बस वो कनस्तर वाली। हाँ, हमले में हम निकले, उन्होंने नरौली करके एक छोटा थाना पहले कब्जा किया, उन्होंने पिपरिया करके एक थाना उन्होंने कब्जा किया। जब पिपरिया में थे तो पिपरिया से रास्ता होकर गुजरता था सिलवासा का, तो उनको पता था कि पिपरिया में एक ब्रिज था, जिस ब्रिज पे कंट्रोल करना जरूरी था। 2 सैनिक ऐसे थे कि जो पुर्तगालियों के थे लेकिन इनसे मिले हुए थे, तो वो इनको खबर देते रहते थे। उन्होंने आकर खबर दी कि वहां का जो उनका कैप्टन था फिदाल्दो, उसने सारे तरफ से सैनिक वो घबरा गया है क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन कट गई थी। उसको ये नहीं पता था कि कितने लोग हमला कर रहे हैं, उसने सोचा शायद भारतीय सेना ही हमला कर रही है। तो उसने अपने सारे सैनिकों को बुला के सिलवासा के पुलिस फोर्स में इकट्ठा कर लिया था। उनके पास 10 गन, ब्रेन गन और 3 सबमशीन गन भी थी। और साथ में सिलवासा के पुलिस फोर्स के सामने 16 फुट की दीवार बना दी थी सैंड बैग्स की। ठीक है। तो इन लोगों ने ये देखा कि इतने सारे लोगों के खिलाफ हम फ्रंटल हमला करेंगे तो हम तो जीत नहीं पाएंगे, कुछ सेकंडों के अंदर ये लोग भून डालेंगे हमको। तो इन्होंने अब क्या करें, इतने लोग कहाँ से लाए। तो रातों रात राजा भाऊ वाकणकर और आज़ाद गोमंतक दल के अप्पा करमलकर ये लोग पुणे गए, अखाड़ों में गए, संघ की शाखाओं में गए, कॉलेज के हॉस्टलों में गए और वहाँ से लड़कों को जाके बोला कि भैया देश का काम है, करना है और जान जा सकती है और किसी को कोई खबर नहीं दे सकते कि क्या करना है, आप चलोगे क्या। 100 जने तैयार हो गए। इन 100 जनों को रातों रात ये लोग ट्रेन से, बस से और कुछ
पुलिस की जीपों से, जो भारतीय पुलिस थोड़ा सा इनके साथ मदद कर रही थी मोरारजी देसाई जी के कहने पर, वो भी अलग से कहानी है, इनको बॉर्डर के अंदर लाए। अभी 100 जने पहुंच तो गए, लेकिन जिन्होंने कभी जिंदगी में डंडे के अलावा कोई हथियार ही ना उठाया, उनका आप करेंगे क्या? तो इन्होंने क्या किया, उनको 4 टुकड़ियों में बांट दिया, 25-25 लोगों के, सबके साथ एक एक पिस्तौलधारी था। तब तक इनके पास 12-14 पिस्तौलें बंदूकें हो चुकी थी। ये नोट कीजिए कि जब ये शुरू हुए तो हैदराबाद से आई हुई केवल इनके पास 5 राइफलें और 3 पिस्तौलें थी, और वहां 300 से ज्यादा स्टैंड गन, ब्रेन गन, हर तरह की का हथियार था। अब तक 12-14 हो चुके थे, और 12-14 ही इसके चलाने वाले थे, बाकी सारे ऐसे ही थे निकित। तो इन्होंने 25-25 की टुकड़ियों को बना के पुलिस स्टेशन को जंगल में चारों तरफ से घेर लिया, और उन टुकड़ियों को दे दिए कनस्तर, और उनके दे दिए दिवाली के पटाखे, और इनको ये कहा कि आपके साथ एक पिस्तौलधारी रहेगा, जब वो हवा में चलाए अपनी पिस्तौल, तो आप लेके पटाखे चलाना शुरू कर दीजिए इसके अंदर, ताकि लगे कि बड़ी फौज आ रही। और साथ में शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जो नारा आए वो नारा दीजिए, ताकि इस सबका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। तो ये उन्होंने प्रोसेस शुरू किया। अब वो पुर्तगालियों ने अंदर देखा कि तो बहुत जबरदस्त धूमधड़ाम हो रहा है। उन्होंने सोचा कितनी बड़ी फौज है जिसके पास इतना असला है कि वो हवा में फायर करते जा रहे हैं पूरी रात और कुछ नहीं कर पा रहे। तो पुर्तगाली कप्तान घबरा गया, और घबरा के उसने अपने 150 पौने 200 मेन लोग लेके, वो पीछे नदी थी उसके पार जाके खड़ा हो गया देखने के लिए कि होता क्या है, और 75 लोग अपने उसमें छोड़ दिए। अब ये सब चल रहे थे, तो वो तो 75 भी डिमोरलाइज हो चुके थे, भाई हमारा अफसर तो सारे पुर्तगाली तो चले गए, अब हमें छोड़ गए मरने के लिए इतनी बड़ी फौज के खिलाफ। तो ये जो 12 थे जिनको बंदूक पिस्तौल चलानी आती थी, वो पीछे से एक फायर एस्केप पर से छत पर चढ़े, और छत से कूदकर इन लोगों के पीछे पहली मंजिल पे इन्होंने छलांग लगाई। पहली मंजिल में 5-6 सैनिक थे, एक को बायनेट मारा, एक का हाथ काटा, एक को गोली मारी, और पीछे से हमला किया। ठीक इसी साथ साथ इनमें से एक ने जाके पुलिस स्टेशन का पीछे का दरवाजा खोल दिया, और ये सारे जो पीछे 80-100 लोग थे ये शोर मचाते हुए अंदर आ गए। तो जब ये 10-12 पहुंचे बंदूकें लेके, और बाकी बहुत सारा शोर अंदर आया, तो इन 75 लोगों ने सोचा कि शायद बहुत बड़ी फौज अंदर आ गई है। उन्होंने हथियार डाल दिया और हार मान ली। तो इस तरह उनको अरेस्ट कर लिया गया, और सिलवासा बिकेम फ्री। ये रात की बात हुई। जी। अब अगली सुबह, अब अगले दिन सुबह वो कप्तान साहब ने पीछे से देखा कि ये तो कोई फौजी तो है ही नहीं, कोई फौज तो है ही नहीं, ये तो ऐसे ही लठ पकड़े हुए लड़के से हैं। तो उन्होंने कहा अपन चलते हैं, पार करके जाएंगे और इनको सबको खात्मा करके सिलवासा वापस ले लेंगे। अब इधर शुरू हो गई बारिश, तो बारिश में वो नदी में आ गया थोड़ा सा फ्लड, तो पार नहीं कर पा रहे थे। तो उस तरफ तो वो पुर्तगाली खड़े थे, और इस तरफ इनके ये 12, 14, 20 जितने भी कोर लोग थे, ये सारे राइफल पिस्तौलें लेके खड़े थे कि इसको नदी नहीं पार करने देंगे। इस प्रोसेस में हमारी जान भी चली जाए तो चलेगा, लेकिन जब तक जिंदा है ये नदी पार नहीं करेगा, क्योंकि इसने नदी पार कर दिया तो हमारा तो सारा सैक्रिफाइस ही खत्म हो गया, पूरी प्लानिंग ही खत्म हो गई। इस तरह वो तीन दिन खड़े रहे। अच्छा। लेकिन वो बाढ़ बढ़ती गई, और ऐसी स्टेज आ गई कि वो पार करके नहीं आ पाया। और फिर वो वहां से पीछे हटा, और पीछे जाके खानवेल करके एक जगह पे उसने स्टैंड लिया, जहां आखिरी निर्णायक लड़ाई हुई। अच्छा। और इस तरफ इन्होंने 2 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया कि आज़ाद हो चुका है पूरा का पूरा सिलवासा, अब हमारे कब्जे में है। और सारे वर्लियों को बता दिया गया, सबको बता दिया गया कि हम राज करने नहीं आए, हम ये राज आपको वापस करने के लिए आए हैं। इस दौरान वहां गोदावरी बाई जी के अंडर जो वर्ली थे, उन्होंने भी कुछ 30-32 गांव छुड़ा लिए थे, लेकिन वो ऐसे गांव थे जहां बहुत ज़्यादा पुलिस प्रेजेंस नहीं थी। कहीं एक पुलिस वाला था, कहीं 4 गांव पे 2 पुलिस वाले थे। इस तरह के गांव उन्होंने आज़ाद करा लिए थे। ठीक है। तो कैप्टन जब पीछे जा रहा था तो पुर्तगालियों में पीछे हट रहा था, तो उन पुर्तगालियों में और वर्ली ट्राइबल्स में एक झड़प हुई। लेकिन चूंकि वर्लियों को तो वो कुछ समझते ही नहीं थे, तो उन्होंने सीधा उनके ऊपर मशीन गन से फायर किया। कुछ वर्लियों की मृत्यु हो गई, और वर्ली सारे, हाँ जी, उस पर बहुत रोष था, बहुत आक्रोश था उस बात का, बहुत आक्रोश था। लेकिन उनका मोरल टूट गया था टोटली, कि उन्हें वो तो देखिए, एक वो डरे हुए लोग थे जो बहुत मुश्किल से अपनी हिम्मत जुटा के आए थे गोदावरी बाई के साथ, और जब उन्होंने पहली बार कन्फ्रंट किया पुर्तगालियों को, तो देखा इन्होंने तो हमें मार दिया, हमारे इतने लोग मर गए। तो लोग हार मानकर अपने अपने गांव में बट गए। तो वो जो वर्ली रेजिस्टेंस था जिसने 32 गांव आज़ाद किए थे, वो पूरी तरह से टूट गया। अब इन लोगों ने ये सोचा कि जब तक ये कप्तान वहाँ है, तो आज नहीं तो कल तो नदी का पानी कम होगा, जब कम होगा तो वहाँ से आ जाएगा और हमको मार देगा, तो हमें इसको वहाँ ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये आप ये बहादुरी देखिए कि 150 पौने 200 फुली आर्म्ड सैनिकों के पीछे 20-22 लड़के पिस्तौलें बंदूकें लेकर उनका पीछा कर रहे हैं। और बारिश खत्म होते ही इन्होंने तराफे बनाए लकड़ियों को बांध के, हाँ लट्ठों को बांध के, और उन्होंने नदी पार कर, फड़के साहब का पांव फिसल गया था, और वो तो मरते मरते बचे, क्योंकि उन्होंने गमबूट पहन रखे थे। और जब ये पार कर रहे थे तो उनका पांव फिसल गया, उनके गमबूट में पानी फैल गया, और ये उल्टे चले गए पानी के अंदर। और इस समय पानी का बहाव इतना था कि उनको बहा के समंदर में ले जाता।
बहुत मुश्किल से लोगों ने उनको पकड़ा और उनको किसी तरह वापस लेके आए, और ये लोगों ने नदी पार की और इनके कुछ एक गुट ने 20-22 लोगों के खानवेल जो जगह थी वहाँ पर धावा बोला। अब खानवेल में एडवांटेज ये था कि वहाँ पास में एक डिस्टिलरी थी, जिस डिस्टिलरी से इन्होंने भरपूर खाना पीना पानी सब कुछ ले लिया था। और ये जो खानवेल की पुलिस चौकी थी एक पहाड़ पे थी, तो वहाँ से पुर्तगाली इन पे नीचे फायर कर सकते थे। तो ये लोग गए, उन्होंने इस चौकी को सराउंड किया और सराउंड करके नीचे से फायर करना शुरू किया, लेकिन उनकी गोली लगे ना और उनकी हर गोली इन्हें लगे। तो ये जान गए कि भाई इसमें कुछ हो नहीं सकता हमारा, इस तरह फायर करेंगे। तो उन्होंने वर्लियों का सहयोग लिया कि उन्होंने देखा कि इस तरह हम चलते रहेंगे तो हमारी एम्यूनिशन खत्म हो जाएगी, खत्म होते ये लोग हमको काट डालेंगे। तो एक गांव गए, उसमें एक नया कैरेक्टर आता है जेत्रुबेन घूम। जेत्रुबेन घूम एक तरह से मुखिया थी ट्राइबल्स की, जमींदार थी। जमींदार भी समझिए कि उनको बहुत आदर से देखा जाता था, उनकी एक चीफ्टेन समझ लीजिए वो थी, बड़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थी उसके अंदर वो। तो उन्होंने जो है जेत्रुबेन घूम के पास नाना साहब काजरेकर जो इनके थे वो गए और उनको सारी बात बताई। ये दोनों लोग घोड़े पे बैठ के गांव गए और हर गांव में जाके कहा कि आज की ही रात हमारे पास है, अगर आप इनको हरा सको आज तो आप आजाद हो, वरना जिंदगी भर आपकी छाती पे दर्द झेलेंगी। तो वर्ली वहां से निकल के आए और जब उन वर्लियों को सब जगह पता थी, कहां से गोली लगाने से, कौन से पेड़ पर से, कौन से चर्च पर से, कौन सी पहाड़ी पर से गोली मारे तो गोली इनको लग सकती है, तो इन सब ने मिलकर उन पुर्तगालियों पर फायर किया। और जब पुर्तगालियों ने देखा कि अब तुम पूरी तरह गिर गए हैं, तो फिर एक सरेंडर नेगोशिएट हुआ और पुर्तगालियों ने हार मानी और भारत की सीमाओं के अंदर चले गए और उन्होंने भारतीय सेना को सरेंडर कर दिया और उस दिन सारा इलाका आज़ाद हो गया। इतनी तफसील से आपने कहानी सुनाई, बहुत शुक्रिया। मैं इस बातचीत के आखिरी सवाल उत्तरार्ध की ओर लेकर आ रहा हूँ। केजी बदलानी साहब का जिक्र आता है, जो एक दिन के प्रधानमंत्री बनते हैं और पूरा प्रोटोकॉल उनका और नेहरू का एक दिन के लिए बराबर होता है ना। उसके बाद संजीव सान्याल जी ने आपको उनकी पेंशन की भी कहानी सुनाई। जी बिल्कुल। उसके बाद 1954 से 61 तक में जीसी सीतलवाड़ साहब का जिक्र होता है, जो आईसीजे में जाते हैं। तो बहुत संक्षिप्त में थोड़ा सा बस ये बताइए कि 54 से लेकर 61 तक क्या हुआ, 61 में वो कैसे हमारा हिस्सा बन पाया, और जो हमारी एक बहुत ही कनिंग पॉलिटिक्स थी कि हमने कहा कि हम पुर्तगाल को अपने इलाके से तो नहीं जाने देंगे, तो वो पूरा कैसे प्ले आउट हो रहा था? देखिए 1954 में जब ये पूरा आज़ाद हो गया तो वहाँ पे एक आज़ादी की रैली हुई 15 अगस्त को, और वहाँ के जो सरपंच थे उन्होंने मिलकर एक वरिष्ठ पंचायत वहाँ बनी, जिन्होंने नेहरू जी को खत लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप हमें अपने में सम्मिलित कीजिए। नेहरू जी ने मना कर दिया, ये कह के कि परिस्थिति नहीं बदली है, ये अभी भी पुर्तगाल का प्रदेश है और हम इसके अंदर किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। वहाँ पर आम लोग सत्ता चला रहे थे तब ना। उसके बाद परिस्थिति ये हुई कि अब ये करें तो क्या करें, ना तो वो पुर्तगाली रहे ना भारत सरकार आ रही है, तो सरकार कौन चलाए। तो इन 72 गाँव की वरिष्ठ पंचायत ने उसको एक आज़ाद देश घोषित किया और 54 से लेकर 61 तक उसको एक आज़ाद देश की तरह चलाया। इस 7 साल के दौरान भारत की सरकार थी, पुर्तगाल का अपना गवर्नमेंट था और फ्री स्टेट ऑफ दादरा नगर हवेली की अपनी सरकार उन इलाकों में चल रही थी, लेकिन वो बार बार भारत सरकार को कह रही थी कि हमें अपने आप में मिला लीजिए। इस दौरान पुर्तगालियों ने भारत सरकार से परमिशन मांगी कि अपने इलाके में, क्योंकि दमन में उनके पास सैनिक थे, दमन समुद्र से जुड़ा हुआ था और दमन और दादरा नगर हवेली के बीच में 35 किलोमीटर का अंतर था भारत का। तो उन्होंने कहा इसमें से हमारे सैनिकों को जाने दीजिए, क्योंकि ये हमारा आधिपत्य वाला इलाका है और इसे वापस लेने का हमारा अधिकार है। जब भारत सरकार ने ये परमिशन नहीं दी तो वो लोग वर्ल्ड कोर्ट में गए और वर्ल्ड कोर्ट में 7 साल तक वहाँ केस चला और उस केस के दौरान इन लड़कों ने पूना के पेशवा दफ्तर से कागज लाके ये सिद्ध कर दिया कि ये उनका अधिकार क्षेत्र नहीं था, इस पर केवल उनको महसूल इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया था। इसके आधार पर वर्ल्ड कोर्ट ने साइन ही नहीं थे कहीं, क्योंकि सर 3 एग्रीमेंट्स थे। एक एग्रीमेंट था जो मराठी में था जिस पर पेशवा जी के साइन थे लेकिन उनकी रानी के नहीं थे, एक अंग्रेजी में था जिस पे अंग्रेजी उनकी रानी के साइन थे लेकिन पेशवा जी के नहीं थे, तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं था। और उस जो उन्होंने लॉन्च किया था वर्ल्ड कोर्ट में वो कंप्लीटली डिफरेंट था, जो मराठी में ओरिजिनल करार हुआ है उससे अलग। तो कोर्ट ने इस सब की का संधान लिया और भारत के फेवर में दिया कि इसमें परमिशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब जो है भारत के अंदर दादरा नगर हवेली को मर्ज किया गया, जिसके लिए 10वां संविधान संशोधन बिल पास हुआ पार्लियामेंट में और ये मर्ज किया गया। अच्छा। जब मर्ज की बात आई तो बात ये आई कि इस पे साइन कौन करेगा। अब भारत की तरफ से प्रधानमंत्री किसी को भी मनोनीत कर सकते हैं, एक तो मुड हो कोई हो, लेकिन वहां कोई तो अथॉरिटी हो जिससे जो साइन करे। वहां इलेक्टेड तो कोई भी नहीं, तो वे चाहते थे इसको कानूनी तरीके से किया जाए ताकि बाद में इस पर कोई चैलेंज ना हो सके। इसलिए नेहरू जी ने एक केजी बादलानी साहब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के गुजरात कैडर के आईएएस थे, जो पहले वहां कुछ देर तक फ्री स्टेट ऑफ दादरा नगर हवेली के सलाहकार रह चुके थे, उनको भेजा गया
उन्होंने आईएएस से इस्तीफा दिया, उन्होंने जाकर वहां पर एक दिन के लिए वहां के प्रधानमंत्री होने की शपथ ली। आज की शाम को शपथ ली और उनके पास एक ही कार्य था, अपने देश की आज़ादी को खत्म करके दूसरे देश में इसको मर्ज करना। आज शाम को शपथ ली, अगले दिन सवेरे उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किया और भारत के अंदर उसको विलीन करके वापस आईएएस में चले गए। तो वो एक दिन के लिए प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस एक दिन के लिए उनका और नेहरू जी का प्रोटोकॉल बराबर था। नेहरू जी थे भारत के प्रधानमंत्री और बादलानी जी थे फ्री स्टेट ऑफ दादरा नगर हवेली के प्रधानमंत्री। आपकी किताब खुलती भी वहां से है, वही से शुरुआत है, वही से अंत होती है। he was taking, he was knowing of the fact, he was creating history. He was creating correct, history. correct, जी correct. जी। अच्छा, ये सब होता है और ये हमारा शामिल भी हुआ इस पूरे हिस्से में। उसके बाद अभी वहाँ पर क्या कुछ भी पुर्तगीज लोग हैं या वहाँ पर कई गांव ऐसे हैं या वहाँ पे अभी पुर्तगाल और उसके संबंध में क्या हिस्ट्री है अभी? इस समय पुर्तगालियों का वहाँ कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। चर्चेस हैं कुछ जहाँ पर डेफिनेटली लोग जाते हैं, भारत सरकार ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि इन लोगों ने जब शासन अपने हाथ में लिया था तो एक डर फैलाया गया कि क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ, ईसाई लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, चर्चेस को तोड़ा जाएगा। लेकिन उन्होंने स्पेशली इस बात का ध्यान रखा कि हर ईसाई घर में गए और जाके कहा कि हमने इसको आज़ाद करा लिया है, आप चाहें तो पुर्तगालियों के साथ दमन में मर्ज कर सकते हैं, आप जाना चाहें तो चले जाए। कुछ परिवार चले गए और बाकियों को कहा कि भाई हम आपको सम्मान से रखेंगे, और सम्मान से उनको रखा गया और आज भी वो सम्मान से वहाँ रह रहे हैं। तो ये एक बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तफसील से कहानी सुनाई। लेकिन सुनना कभी भी पढ़ने का विकल्प नहीं बनना चाहिए, ऑडियो बुक्स के दौर में भी। इस किताब में भी ऐसी कई और कहानियाँ हैं जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। मसलन आप जब उस कनस्तर वाली कहानी पर जाएंगे तो एक रुमाल के गिरने का जिक्र आएगा और उस रुमाल के गिरने से हमला बनता है। कैसे जो सैनिक थे वो आगे अपनी सैंडबैग्स में अपनी बंदूकें तैनात किए होते और कैसे पीछे से हमला हुआ। तो ये सब कहानियाँ जो आपको पढ़ने के आसरे ही मिलेंगी। वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने इस किताब को छापा है। इसकी कीमत है 399 रुपये पेपर बैक एडिशन की। 400 रुपये कोई बहुत महंगा नहीं होता महीने के हिसाब से। एक किताब तो पढ़नी ही चाहिए। नीलेश जी, आपने इतनी तफसील से ये पूरी कहानी हमें सुनाई। आपने पैसे का कैसे उन्होंने बंदोबस्त किया, कैसे हथियारों का बंदोबस्त किया, हमला कैसे हुआ, उसके बाद कौन कौन किरदार थे इसमें, किन लोगों ने इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन दिया, आपने उसको बहुत तफसील से हमें सुनाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मैं जिस इलाके से आता हूँ, भरतपुर में कहावत है जो कि हमने इतने गर्व की कहानियाँ पढ़ी हैं। वहाँ कहते हैं जाड़े की ढैया बहुत बुरी, जाड़ों मांगे खीर पूड़ी। तो खीर पूड़ी से पेट भरिए और पढ़ने जब पेट भर जाए उसके बाद मन भरने के लिए, अपने दिमाग को कई जानकारियों और सूचनाओं से भरने के लिए किताबें भी पढ़िए। इस किताब में नीलेश जी ने बहुत ही तफसील से जो बातें बताई आपने जानी। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस बातचीत को रिकॉर्ड किया था प्रशांत और अमितेश ने। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।